हेलो हाँ हे भगवान, हे भगवान, पेन पाउच सब कुरियर करा दिया, बड़ा ही बेशर्म है वो। और कब जा रहा है वो यहाँ से? तो 4 तक क्या करेगा वो? कुरियर करा दिया उसने सब। उसने 1 हफ्ते पहले सामान भेज दिया, किताबें, पेन वेन सब, और वो जाएगा। उसने 4 जोड़ी कपड़े रखे हैं, वो भी भेज दिए। रखे हैं उसने 2 तो फिर ठीक है भाई। हाँ फिर ठीक है, पता चला मांग रहा है आप लोगों से टी शर्ट दे दे भाई। हे भगवान, नहीं बाकी तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं आएगी उसको, तो ठीक है। हाँ हे भगवान, ये कैसा समय है। हे भगवान, ये क्या टेक्नोलॉजी सेट नहीं हो रही है आपको? सो दिस, वेलकम मैम, वेलकम। क्या बात है, अरे मैम क्या बात है। एकदम से सबको सांस नहीं आ रही। चलो बैठो 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 बैठो, आपको जहां बैठना हो बैठो ना। अरे यार गधों, बैठो जल्दी से। सो दिस क्लासरूम ट्रेडिशनली यूज्ड टू बी प्रोफेशनल का क्लासरूम, तो ये क्लासरूम ही प्रोफेशनल का था। हाँ सो पहले यही क्लासरूम प्रोफेशनल का हुआ करता था, बिकॉज प्रोफेशनल में क्या होता है कि जनरली बच्चे रिकॉर्डेड ही पढ़ते हैं ना। पूरे भारत से हार्डली फ्यू बच्चे आते थे। फिर यस यस यस, लास्ट टू लास्ट बैच तक, यस पूरे भारत में प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स वर लिमिटेड ओनली, ऐसा। देन फिर क्या हुआ, मतलब मैंने जो मेरे पहले 3 बैचेस, मैंने 4 बैचेस, आई डोंट रिमेंबर, यही पढ़ाया मैंने। उसके बाद में एकदम से क्लासरूम का प्रॉब्लम लग गया, फिर वी स्टार्टेड शिफ्टिंग टू बिगर क्लासरूम, ऐसा। अच्छा चलो पंचायत, मैं तो ताली दे रहा था। चलो सुनो सुनो, उसको बंद करो, नहीं बंद करो, साइड में मैं मोबाइल ले लूंगा, फिर मैं चैट करूंगा। नहीं नहीं तो क्या हो गया, जल्दी से। मयूर से इनका मजाक उड़ा रहे हैं। किस किस का मुंह चुप कराओगे आप? क्यों परेशान हो रहे हो आप इस दुनिया से? सर आप मुझे पैनिक कर रहे हो। एक मिनट, नहीं आप क्या करो, आप वो ओशो का लाइन सुनो, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, बस आपको मैं पसंद आऊं तो भी ठीक, नहीं आऊं तो भी ठीक। चल, ये ओशो का बहुत फेमस लाइन है। एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है दुनिया में, किसी को ये सुन सकता है, मैं मर्डरर भी सुन के खुशी होगा, मैं मुझे भगवान ने ऐसा बनाया, अब तुम्हें पसंद आऊं तो भी ठीक, नहीं पसंद आऊं तो भी ठीक। चलो करो, नाउ लेट्स स्टडी। मैम आप बहुत ज्यादा पास बैठ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब कैसा है कि आई थिंक आपको मुझे थोड़ा सा पीछे भेजना पड़ेगा। पहले 10 मिनट हम ट्राई कर लेते हैं, ये ट्रायल बेसिस पे रखते हैं, ये ट्रायल बेसिस पे रखते हैं, ठीक है ना? है ना? नहीं 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 चलो, नहीं मैं हाथ तो क्या बात करो, आप अच्छे बच्चे हो, मैं आपको बोल दूंगा। तो एक काम करें, पास ही करते रहेंगे ना ऐसे, तो फिर इसी होगा ना, आपको उठा सकता हूँ मैं। चलो बताओ, पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। चलो चलो चलो, मजे में। कब भाग रहे हैं अपन? इधर ही आप तो, यस जबलपुर में मजे में, सब मजे में, सब मजे में, सब मजे में। चलो पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी। यस ईबीपी, ईबीपी हम लोग कहां पर हैं? हम लोग एक बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, जो कि बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है, उसको हम बहुत डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसमें हम लोगों ने चैप्टर 14 का ये पार्ट है, पार्ट भी तो बात की बात है, हम पार्ट पे ही हैं अभी तक। उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था सस्टेनेबल फाइनेंस, काफी आसान सा पार्ट है। ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, ब्लू येलो, ये सब पढ़ लिया हमने, येलो। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लेटफॉर्म्स में 2 प्लेटफॉर्म्स इजीली कंप्लीट हो गए थे। ईबीपी हमारा चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में आ गए थे हम एनबीएफसी पे, फिर हमने एक ही सेशन में एनबीएफसी बहुत प्रेम से क्लियर कर दिया था। आज का हमारा टारगेट बहुत सिंपल है। आज के टारगेट के अंदर हमें ये जो 14th का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको बहुत आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कुछ खास है नहीं। हमें नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बारे में कुछ पढ़ना है। ये एक ऐसा रेगुलेशन है जो इंस्टीट्यूट ने हमको एक चैप्टर में प्रॉपर्ली नहीं दिया, उन्होंने थोड़ा इस टॉपिक में, थोड़ा उस टॉपिक में, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स में मिक्स करके दिया। भला होता है इंस्टीट्यूट का अगर वो एक चैप्टर ही बना देता, सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन, और वहां पे हमें सारा साथ में पढ़ा देता, पर इन्होंने बहुत अलग अलग
बहुत ही ज्यादा बिट्स एंड पार्ट्स में जगह जगह पे दिया है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ईबीपी के ऊपर। ये जो ईबीपी है ये हमारा पहले से चल रहा है, उसको अच्छे से क्लोज करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा इसके बारे में वो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर मैकेनिज्म इज मैकेनिज्म जो कि ट्रेडिशनली कैसा था कि जो भी कंपनीज को अगर डेट सिक्योरिटीज इशू करनी है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, तो कंपनीज डेट सिक्योरिटीज इशू करते थे बिल्कुल विदाउट ट्रांसपेरेंसी। वो ढूंढते थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लेना चाहता है डेट सिक्योरिटी 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की, एंड उससे पर्सनल लेवल पे नेगोशिएट करके देन डेट सिक्योरिटीज अलॉट करते थे। वंस दे वर अलॉटेड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तब वो लोग जाके उसको फिर कंपनीज लिस्ट करवा देते थे और वो लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज हो जाते थे। इसमें सेबी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही शून्य है ही नहीं ट्रांसपेरेंसी। तो फिर सेबी केम अप विद दिस आइडिया कि हम ईबीपी मैकेनिज्म बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को इस प्रकार से बनाया गया कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर सिक्योरिटी इशू करनी है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑल्सो, तब भी वो इस मैकेनिज्म का यूज कर सकता है। तो यहाँ पे होता ऐसा है कि कोई भी इश्यूअर 50 करोड़ की कुछ लिमिट पड़ी थी हमने कि 50 करोड़ से बड़ा इश्यूअर है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ केसेस में जो रिडीमेबल जो परपेचुअल होते हैं उनके अंदर तो 50 करोड़ की लिमिट भी नहीं आती है, तो ये इश्यूअर है जो यहाँ पर आ सकते हैं, प्रैक्टिकली हम सबको आने देते हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टर कौन आ सकते हैं, या तो क्यूआईबी या फिर अगर नॉन क्यूआईबी को हमें बुलाना तो बुलाना होता है इनवाइट बेस पे, ये लोग इन्वेस्टर आ सकते हैं। फिर हम लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े, जैसे कि कंपनी कभी भी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू करती है तो किन रूल से करेगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आप जब एक ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे तो उन ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर आप इशू ओपनिंग डेट, इशू क्लोजिंग डेट, ये सब चीजें डिटेल्स लिख कर देते हैं। फिर हमने लास्ट सेक्शन में एक और खास बात पढ़ी थी कि डेट सिक्योरिटीज के अंदर भी बुक बिल्डिंग हो सकता है वहां पे, लेकिन लोग बिड करते हैं नॉट ऑन प्राइस बट ऑन यील्ड। वो यील्ड के ऊपर बिड करते हैं कि इतने इंटरेस्ट रेट पे वी आर ओके विद गेटिंग द सिक्योरिटी, और फिर बुक बिल्डिंग होता है। यहां तक हम लोग ईबीपी में आ चुके हैं। अब ईबीपी में इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। यस सीजल जी दे दो तुरंत दे दो। आपसे अब तो अनलॉक करके लूंगा मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे रखते हैं इसको हम। चल यस अब आगे लास्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ईबीपी मैकेनिज्म, दिस पेज नंबर 14.12, इसके अंदर पढ़ रहे थे कि जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो अगर जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, इन्वेस्टर को दो चीजें करवानी होती है। इन्वेस्टर को अपना एनरोलमेंट भी करवाना है और इन्वेस्टर का केवाईसी भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एनरोलमेंट तो हमेशा ईबीपी कराएगा, जो भी इन्वेस्टर है एनरोलमेंट ईबीपी कराएगा। मुझे एक बार बताओ, एनरोलमेंट वन टाइम होता है या हर बार कराना है? वन टाइम। एनरोलमेंट इज वन टाइम। जो भी क्यूआईबी उसको वन टाइम एनरोलमेंट करना है। अगर उसने एक बार एनरोलमेंट कर लिया, फिर अगले किसी भी इश्यूअर के प्लेसमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। केवाईसी इज ऑल्सो वन टाइम प्रोसेस। केवाईसी के अंदर भी क्या होता है कि जब भी एक इश्यूअर आ रहा है, इन्वेस्टर आ रहा है, तो उसको अपना केवाईसी करना होता है। याद ये रखना है कि केवाईसी कौन करेगा। तो इसमें हमने ऐसा पढ़ा है कि क्यूआईबी अगर खुद से आ रहा है या थ्रू अरेंजर भी आ रहा है तो ईबीपी करेगा केवाईसी। नॉन क्यूआईबी है और वो थ्रू अरेंजर आ रहा है तो भी ईबीपी करेगा। एक केस है जिसमें अगर आ रहा है नॉन क्यूआईबी और वो आ रहा है थ्रू इश्यूअर, तो वहां पे इश्यूअर की जिम्मेदारी होती है उसका केवाईसी करवाने के लिए। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे कि कोई भी अगर ईबीपी मैकेनिज्म पे आ रहा है इन्वेस्टर, तो उस इन्वेस्टर को अपना केवाईसी भी करवाना है और एनरोलमेंट भी करवाना है। केवाईसी एनरोलमेंट तो हमेशा ईबीपी करता है, केवाईसी भी ईबीपी करेगा। लेकिन अगर इश्यूअर कोई नॉन क्यूआईबी को, ये इनवाइट बेसिस वाले हैं, इनवाइट बेसिस पे लेकर आया है, तो वहां पर वो खुद ही उसका केवाईसी का प्रोसेस करवा के लेता है। यहां तक हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं एकदम मजे से। चैप्टर 14 कंपैरेटिवली एज ऐसे इजी है, बट आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जितना हुआ उतना पढ़ लो तो यू विल बी सुपर डुपर सॉर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अब ईबीपी के बारे में और कुछ पॉइंट्स आपके सामने। अच्छा चलो Yes. EBP shall ensure that all eligible participants have access to placement memorandum, term sheet and other issue specific information available with them. इसका मतलब है जितने भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो सबके पास में प्लेसमेंट मेमोरेंडम होना चाहिए, टर्म शीट होनी चाहिए। वेरी सिंपल। क्या होता है प्लेसमेंट मेमोरेंडम एंड टर्म शीट? जिसमें आप अपने पूरे इश्यू के डिटेल्स देते हो। तो ये हर एक पार्टिसिपेंट का होना चाहिए, तभी तो पार्टिसिपेट कर पाएगा। लॉजिकल सी बात है। दिस इज नथिंग बट समथिंग लाइक ऑफर डॉक्यूमेंट ऐसा। Next, each eligible participant should provide confirmation to EBP that it is not using any software, algorithm, bots or other automation tool which would give unfair access for placing bids on the EBP platform. बहुत ही भारी। हर पार्टिसिपेंट, हर इन्वेस्टर को एक अंडरटेकिंग टाइप देना है, कंफर्मेशन देना है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं जिससे हमें अनफेयर एडवांटेज आ जा रही है। बहुत भारी चीज है। जैसे कि आजकल आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे कि आप मल्टीपल बिड्स वगैरह प्लेस कर पाओ ऑटोमेटिक।
आप देखो बहुत जगह पे आप कुछ वेबसाइट पे जाते हैं, टिकट बुकिंग वेबसाइट पे जाते हैं, वो वहां पे आपको कुछ एक ऐसा अल्फाबेट लिख के देते हैं, कुछ ऐसा AMNOP, फिर आपको उस कैप्चर को सही तरीके से लिखना होता है। इसका पर्पस क्या है, क्यों देते हैं वो कैप्चर? You are not a robot. Just to ensure that you're not a software, you're not a robot, you're not an algorithm, and an actual human being is doing it. फिर कभी कभी ऐसा क्विज दे देते हैं कि इसमें से ट्रैफिक लाइट ढूंढ के बताओ, इसमें से कार ढूंढ के बताओ, तो उसका पर्पस ही यही है टू आइडेंटिफाई कि ह्यूमन उसके अंदर ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ह्यूमन आके वो एक्टिविटी कर रहा है, रोबोट वो एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। आज की तारीख में रोबोट भी कर लेता है वो एक्टिविटी, वो बात अलग है, बट दैट इज द पर्पस। तो यहां पर आपको भी कंफर्मेशन देना है कि भैया जो पार्टिसिपेंट है वो खुद प्लेस कर रहा है, पार्टिसिपेंट इज नॉट अ रोबोट, उसी को लीगल लैंग्वेज में कहेंगे पार्टिसिपेंट इज नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम, बॉट्स और अदर ऑटोमेशन टू। ऐसा नॉर्मल छोटे छोटे पॉइंट्स चल रहे हैं, कुछ खास नहीं है अभी। Each EBP shall ensure that it does not provide any preferential access to any bidder on a selective basis. EBP पे कभी भी किसी भी बिडर को प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी को डिस्क्रिशनरी बेसिस पे आप दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, सबके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिया जाएगा। F पॉइंट में कुछ खास है, ये 3 पॉइंट तो एकदम फुद्दू हो गए। An eligible participant cannot bid for an amount more than 100 crore or 5% of the base issue size, whichever is lower, through arrangers on EBP platform. EBP प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति बिड करने के लिए आ रहा है थ्रू अरेंजर। अरेंजर इज लाइक अंडरराइटर, जो ये लेकर आता है, अरेंजर लेकर आ रहा है आपके लिए कि ये रिलायंस वांट्स टू इशू 1000 करोड़ के डिवेंचर्स, अरेंजर उसके लिए पार्टिसिपेंट लेकर आ रहा है कि QIB है, ये व्यक्ति है, ये भी आपके बिड्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो अरेंजर के थ्रू आ रहा है वो 100 करोड़ से ज्यादा का बिड नहीं कर सकता या 5% ऑफ द इश्यू से ज्यादा का बिड नहीं कर सकता, whichever is lower. An arranger can bid on behalf of multiple participant. फिर एक और क्वेश्चन आता है कि सर क्या एक अरेंजर 3-4 पार्टिसिपेंट ला सकता है? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का 1000 करोड़ का इश्यू आ रहा है, मैं एक अरेंजर हूं, मैं 4 लोगों को लेकर आया हूं, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो क्या हर एक को 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ की लिमिट मिलेगी? 5% 5% 5% 5% की लिमिट मिलेगी, या फिर एज एन अरेंजर सबको मिला के 100 करोड़ की लिमिट मिलेगी? तो इनका आंसर है यहां पे कि नहीं, पर पर्सन लिमिट है ये। एक अरेंजर अगर 4 लोगों को भी लेकर आ रहा है, सो फॉर एवरीवन द लिमिट इज 100 करोड़ और 5% व्हिचएवर इज लोअर। देखो एक बार, रीड पॉइंट नंबर F and G बाय योरसेल्फ, देखो समझ में आ रहा है क्या? एग्जामिनेशन में पूछना कठिन है ये सब, लेकिन देखो समझ में तो परफेक्टली आना ही चाहिए अभी। जी So ये foreign portfolio investors ये bid for their custodian, तो custodian को खुद की भी लिमिट मिलेगी, उसके क्लाइंट की भी लिमिट मिलेगी, और जितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं उनकी भी लिमिट। बिल्कुल सही है, कस्टोडियन पे लिमिट ही नहीं है, ऐसा समझ लो। या हर एक व्यक्ति इन्वेस्टर के हिसाब से लिमिट होगी। आप ऐसा सोचो जैसे हम ICDR पढ़ते हैं तो वहां पे हर एक व्यक्ति ने अप्लाई करना होता है 15 to 20,000 का फॉर एग्जांपल। उसके अलावा RII कैटेगरी में करना तो 2 लाख तक का करना है, तो ये तो इन्वेस्टर की लिमिट होती है ना, ये ब्रोकर की लिमिट तो नहीं होती है। वैसे ये समझाने की कोशिश करें कि अरेंजर की कोई लिमिट नहीं है। अरेंजर 10 लोगों को लेकर आया है रिलायंस के इशू के लिए, तो उन 10 लोगों की इंटरनल लिमिट होगी, अरेंजर को इस चीज से कोई लेना देना नहीं। वेरी लॉजिकल। तो अगर कभी भी कोई व्यक्ति अरेंजर के थ्रू आ रहा है तो उस पर लिमिट है 100 करोड़ और 5% व्हिचएवर इज लोअर, लेकिन अरेंजर मल्टीपल लोगों को भी ला सकता है। वेरी सिंपल। फिर आता है अब एक फुद्दू सा पॉइंट, फॉर बिड्स मेड बाय अरेंजर फॉर एनी पर्टिकुलर इशू सच अरेंजर शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग टू EBP। अरेंजर के थ्रू अगर बिड्स आ रही है तो ये फॉलोइंग चीजें बतानी होगी। क्या? स्पेसिफाई दैट वेदर द बिड इज अ प्रोप्राइटरी बिड और अ क्लाइंट बिड और अ कंसोलिडेटेड बिड। प्रोप्राइटरी बिड क्या होता है? जब एक व्यक्ति खुद के लिए ऑर्डर प्लेस करता है। तो अगर आज मान लीजिए कोई अरेंजर है और वो खुद के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ प्रोप्राइटरी बिड। वो अगर अपने क्लाइंट के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहता है दैट विल बी अ क्लाइंट बिड। और अगर वो दोनों के लिए मिक्स ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा है कि भैया 10 समोसे पैक कर दो, 4 आगे वाले के लिए, 6 मेरे लिए, भैया 100 करोड़ के इश्यू के अंदर मैं चाहता हूं कि मैं 150 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूं, 150 करोड़ का डेट खरीदना चाहता हूं, उसमें से 30 करोड़ मेरे लिए है, 120 करोड़ किसी और व्यक्ति के लिए, तो ऐसा बिड को कहेंगे कंसोलिडेटेड बिड। तो प्रोप्राइटरी बिड उसका खुद का, क्लाइंट बिड जब वो क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहा है, और कंसोलिडेटेड बिड हो जाएगा ओवरऑल दोनों का मिक्स। अननेसेसरी पढ़ाया हुआ पॉइंट, बहुत ही ज्यादा बेसिक, रुकना अच्छे से। फॉर कंसोलिडेटेड बिड, अगर आप कंसोलिडेटेड बिड दे रहे हैं, अरेंजर शैल डिस्क्लोज ब्रेकअप बिटवीन प्रोप्राइटरी एंड क्लाइंट बिड। फर्दर फॉर क्लाइंट बिड द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज नेम ऑफ सच एलिजिबल पार्टिसिपेंट।
वो QIB है या नॉन QIB है, और क्वांटम ऑफ बिड ऑफ ईच एलिजिबल पार्टिसिपेंट। बहुत ज्यादा आसान चीज को कभी कभी पढ़ाया जाता है। क्या कह रहे हैं मैं आपको समझाता हूं आराम से। मान लीजिए रिलायंस का इशू आ रहा है, स्क्रीन पे टीवी हाँ वो थोड़ा सा घुंचू है, 50,000 करोड़ का इशू आ रहा है। मैं हूं एक अरेंजर, रेंजर नहीं अरेंजर, मैं हूं अरेंजर, अवेंजर भी नहीं और रेंजर भी नहीं, पावर रेंजर भी नहीं। अरे हाँ कुछ भी नहीं, नॉर्मल आदमी में मैं क्लाइंट लेकर आता हूँ, ठीक है। इधर आओ, हाँ ब्रोकर वोकर मत बोलो, वो शब्द अच्छा नहीं है, इधर आ जाओ, और हिंदी में तो कतई बात मत करो आप। चलो रिलायंस का 50,000 करोड़ का इशू आ रहा है एंड से मिस्टर ए इज द अरेंजर। नाउ यहां पर मिस्टर ए के पास 4 क्लाइंट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। मिस्टर ए रिलायंस के अंदर क्लाइंट के बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, ये क्लाइंट लेना चाहता है रिलायंस के डेट सिक्योरिटीज। टेल मी मैक्सिमम कितने ले सकता है वो? 100 CR और 5% whichever is higher, whichever is lower। 50,000 करोड़ का 5% क्या होगा? 50,000 का 5% बोलो कितना होगा? 250 होगा क्या? फोन करके पूछोगे किससे? चलो सुनो मेरी बात को, अरे गधों दिमाग लगाओ ना, 10% कितना होगा? कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर यूज करो जल्दी से। 500 होगा सर, 5% तो दे आप लोग क्या पागल हो चुके हो क्या? हाँ मैं ट्रेन में बिठा दूंगा अभी। ये कैसी बातें करते हो? 50,000 का 10% 5,000, ये सबको समझ में आ रहा है? 5,000 का आधा करोगे 2,500, ये सबको क्या कर रहे हो? 25 250 वालों वो जीरो ज्यादा हुए क्योंकि आदत सर जीरो में वो क्लास चेंज हुई है ना सर, फास्ट चालू है इसलिए थोड़ा हो गया रीजन से इसको मुझे सॉरी दुखता है मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा थोड़ा, मैं सही कह रहा हूँ। और मैं कभी ऐसे ये ऐसे करके गिर जाऊंगा ना, लॉयर है मेरी बीवी, किसी को नहीं छोड़ेगी, एक एक करके सबके अगेंस्ट केस फाइल कर देगी जब तुम लोग जिम्मेदार थे। हाँ ये कैमरे में बोल रहा हूँ मैं, कभी कुछ हो जाए ना ऐसे 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 करके तो ये सब जिम्मेदार है, ठीक है ना। मैं आज यहाँ से फोटो ले लूंगा इनका। 25 CR बोल रहे हैं मेरे को 5% पे फोटो दे शर्मो। चलो सो 2,500 CR 2000, अरे नहीं इधर ध्यान दो, 2,500 CR और 100 CR whichever is lower, what is lower? 100 CR। मैं ही जवाब दूंगा, आप लोग बस ऐसे ऐसे करो, ठीक है। सो नाउ every client can make the maximum bid of 100 CR। ये सब लोग समझ में आ रहा है? तो इसका आ गया 100 CR का बिड, इसका आ गया 50 CR का बिड, इसका आ गया 80 CR का बिड, और इसका वापस आ गया 100 CR का बिड, ठीक है। अरेंजर को खुद के अकाउंट के लिए प्रोप्राइटरी बेसिस पे भी 50 CR लेना है, ठीक है। अब अरेंजर रिलायंस के पास जब ऑर्डर प्लेस कर रहा है, वो कर रहा है 100 200 380, सब लोग साथ में है, 380 करोड़ का उसने ऑर्डर प्लेस किया। इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड बिड। अब इस कंसोलिडेटेड बिड के अंदर उसको पहले तो बाइफरकेट करना है, प्रोप्राइटरी कितना है और क्लाइंट कितना है, और क्लाइंट में भी ईच क्लाइंट का नाम, उसको QIB है नॉन QIB है, उसका परसेंटेज कितना है। कितना सिंपल है ये, एकदम रॉकेट साइंस नहीं, जबरदस्त है, कुछ हाईलाइट भी नहीं करना है इसके अंदर। तो इट इज बेसिक कि जब भी एक ऑर्डर प्लेस होगा तब उसको पूरी डिटेल्स देने। आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ अच्छा सीखेंगे, ये तो ऐसे ही पढ़ा हमने। बिडिंग अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस, कि किस प्रकार से बिडिंग अलॉटमेंट सेटलमेंट होता है EBP प्रोसेस पे, इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑपरेशनल यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस वेरियस EBP प्लेटफॉर्म, कि सारी EBP प्लेटफॉर्म पे सब ऑपरेशनल यूनिफॉर्मिटी रहे। द बिडिंग ऑन EBP प्लेटफॉर्म टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन 9 to 5 ऑन वर्किंग डेज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो सिर्फ 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे EBP मैकेनिज्म चालू रहता है, अदरवाइज नहीं। तो 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे EBP मैकेनिज्म काम करता है, बेस्ट एकदम। The bidding window shall be open for the period as specified by the issuer in the bidding announcement. However, the same shall open for at least 1 hour. कि बिडिंग विंडो आपके ऑफर डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगी, लेकिन बिडिंग विंडो कम से कम 1 आवर के लिए ओपन रहेगी। सुनना अच्छे से, जैसे आप इन ICDR में पढ़ते हो ना, मिनिमम 3 डेज, यहाँ पे ओनली 1 आवर रखा गया है। अरे क्योंकि ये तो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे हो रहा है ना, वी ऑलरेडी नो कि हमने किसको ऑफर दिया है।
पब्लिक तो आ ही नहीं रहा है, हमें पता है हमने किसको ऑफर दे रखा है, ये 10 QIB को ऑफर कर रहे हैं, ये 2 नॉन QIB को हमने इनवाइट बेसिस पे किया, ये 12 ही लोग हैं, तो इन 12 लोगों को जब हम अलॉटमेंट कर रहे हैं हमें ऑलरेडी पता ही नहीं का है, तो 1 आवर के लिए बिडिंग ओपन होता है, ये सब लोग बिड करते हैं और बिडिंग क्लोज हो जाता है। मिनिमम इज 1 आवर, यू कैन कीप इट 5 आवर्स 10 आवर्स आल्सो, बट द मिनिमम टाइम पीरियड इज 1 आवर। इसको लिख के शॉक नहीं होना है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये पब्लिक इशू थोड़ी ना कि 3 दिन तक ओपन रखना पड़े, तो द बिडिंग पीरियड शुड रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 1 आवर, बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना। उसके बाद में एन इश्यू कैन प्रोवाइड details of the eligible participant for particular issue to EBP not later than 1 hour before the bidding start time। इश्यूअर को पहले से बताना है कि बिडिंग कौन कौन करेगा। वापस सेम पॉइंट, पब्लिक इशू थोड़ी ना है, प्राइवेट प्लेसमेंट, हमें पता है कि कौन कौन बिडिंग करेगा, तो जो भी बिड करने वाले लोगों के नाम है वो इश्यूअर को ईबीपी मैकेनिज्म को बिडिंग ओपन होने के 1 घंटे पहले बता देना है कि ये 12 लोग हैं, इनको हम लोगों ने ऑफर दिया, इन्हीं में से कोई व्यक्ति बिड करेगा। इट्स वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? यहां पे क्या सीखा, 9 to 5 में ही चलता है, उसी के बीच में कभी 1 आवर होगा, मिनिमम 1 आवर के लिए ओपन रहेगा, और हमें बिडिंग ओपन होने के नॉट लेटर देन 1 आवर बिफोर द बिडिंग स्टार्ट टाइम। तो मान लीजिए बिडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम 3 PM, 3 PM से 5 PM की हमारी बिडिंग है, रिलायंस का इश्यू आ रहा है 1000 करोड़ का डेट का, 3 to 5 की उन्होंने बिडिंग रखी है। अब उनको क्या क्या इंश्योर करना है, मिनिमम 1 आवर ये होना चाहिए, तो हमने तो 2 आवर दिया है, बेस्ट है, और इसके 1 आवर पहले मतलब बाय 2 PM रिलायंस को ईबीपी को डिटेल्स दे देने के कौन कौन एलिजिबल पार्टिसिपेंट हैं, बिड कौन कौन करने वाले हैं। वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जरूरत ज्यादा आसान है। आर यू विथ मी? बहुत इजी है। फिर आता है बिडिंग अनाउंसमेंट। अब हम, ये तो हो गया बिडिंग का पीरियड, बिडिंग अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस हो गया। बिडिंग का हम अनाउंसमेंट कब करते हैं? An issuer shall make the bidding announcement to EBP at least 1 working day before the initiation of the bidding process। बिडिंग प्रोसेस शुरू होने के 1 दिन पहले हमको अनाउंसमेंट कर देना है। बिड अनाउंसमेंट shall be accompanied with details of bid opening and closing time। अनाउंसमेंट के अंदर बिडिंग का ओपन पीरियड और क्लोजिंग पीरियड होना चाहिए, जो कि मिनिमम 1 आवर होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, एनी चेंज इन बिडिंग टाइम or date by the issuer shall be intimated to EBP, ensuring that such announcement is made within the operating hours of EBP at least 1 day before the bidding date। However, such change in bidding date or time shall be allowed for maximum period of 2 times। मतलब आज मैंने डिसाइड किया था कि मुझको 5th को 3 PM पे बिडिंग रखनी है, मैं उसको चेंज कर सकता हूं, लेकिन मुझे चेंज करना है कम से कम 1 दिन पहले। मैं उसी दिन सुबह के नहीं बोल सकता आज बिडिंग नहीं होगी, 1 दिन पहले मैं चेंज कर सकता हूं। मुझे अनाउंस भी तो 1 दिन पहले ही करना है, लेकिन ये मिनिमम टाइम पीरियड है। आपने अगर अनाउंस 4 दिन पहले कर दिया है, तो अगर आप 1 दिन पहले तक भी चाहो तो बिडिंग पीरियड को चेंज कर सकते हो, लेकिन आप चेंज कर सकते हो मैक्सिमम ऑन 2 ओकेजन। इट इज लाइक अ प्राइवेट मीटिंग। अगर आप सोचो तो मैं इश्योर हूं, 12 लोगों को मैंने ऑफर दिया है, मुझे पता है उन्हीं में से कोई बिड करने वाले, तो बहुत प्राइवेट अरेंजमेंट है। कभी कभी क्या हो सकता है कि उनमें से कोई व्यक्ति बहुत ही ऑक्यूपाइड है, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो वी वांट टू चेंज द टाइम, वी कैन डू इट 1 दिन पहले भी। ऐसा हम 2 ओकेजन पे कर सकते हैं। ईबीपी मैकेनिज्म इज नथिंग। जो लोग क्लोज डोर्स के अंदर डायरेक्टली कंपनी ऑफर करके अलॉटमेंट करती थी, उससे बेटर इसी को हमने ऑनलाइन कर दिया है। पार्टिसिपेंट यहाँ पे अभी भी 10, 12, 15, 20, 100, 200 ही है, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे भी डेट सिक्योरिटीज को अलॉट कैसे कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट पे। अगर हम डेट सिक्योरिटी का पब्लिक इशू करेंगे, उसके तो रूल ही अलग है, वो थोड़ी ना पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, तब तो डिबेंचर ट्रस्टी वगैरह पूरा गेम आएगा। यहाँ पे तो हम क्या करें, डेट सिक्योरिटी का प्राइवेट प्लेसमेंट, तभी तो 1 आवर के अंदर ही इशू ओपन करके खत्म कर देते हैं। शांत मन से यहां से यहां तक रीड करो, देखो समझ में आ रहा है क्या, एकदम आराम से। कोई भी क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हो। टू 2011-12 में मैं टेबल टीचिंग करता था। आज ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं ऐसा। मेरे घर का एक डाइनिंग टेबल था उदयपुर में, ऐसा बड़ा सा, उसको लेके ऐसे 7-8 बच्चे बैठ जाते थे, एंड आई यूज्ड टू टीच। एकदम वैसे ही लग रहा है, बहुत भारी, बस डाइनिंग टेबल नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये लगा देते। तब मैंने पहला सब्जेक्ट जो पढ़ाया था दैट वाज सीए इंटर लॉ एंड देन सीए फाउंडेशन लॉ। सो मेरे जो स्कूल के जूनियर थे ना, मतलब जो मेरे जूनियर थे, आई केम टू पुणे, आई टुक एडमिशन, एंड देन उन्होंने कहीं पे क्लास किया था, तो मैं पहले छुट्टियों में गया था। उन्होंने हमारे क्लास वालों ने तुम्हारा तो 2 कर दिया है, बैच शुरू किया, थोड़ी देर बाद ये हो गया, छोड़ दिया हमको। दे केम टू मी फॉर सीए फाउंडेशन, सो आई टॉट देम, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं वापस पुणे, मतलब 2 महीने की छुट्टी होती है उसमें, फिर वापस मैं पुणे आया, 4 महीने का कॉलेज हुआ, फिर अगली वापस 2 महीने की छुट्टी थी। बोले हम फाउंडेशन तो पास हो गए, बट इंटर में वापस, फिर उनको नेक्स्ट छुट्टी में इंटर पढ़ा दिया।
So इस तरह से in every 4 to 5 months I used to go to Jaipur for 1 month, 1.5 month, और तब फिर उनके जूनियर टू जूनियर वो ऐसा हो गया कि सारे बैचेस फिर फाउंडेशन इंटर के लिए आने लग गए थे ऐसा. तो I did it for I think 2.5 years and then I stopped it up ऐसा. मैं कहा अब तो ये क्या हो रहा है ये तो डाइनिंग टेबल का गलत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे. चलो 2000 नहीं, so that was stable teaching, उसको आप काउंट मत करो. That is not commercial coaching ना. अरे मतलब मैं फीस नहीं लेता था ना उस टाइम पे, वो अलग सीन था, वो अलग कैटेगरी था. फिर तो मैंने IELTS के हॉस्टल में पढ़ाया 2-3 साल, वो तो और अलग स्टोरी है. पढ़ाई पे ध्यान देंगे बाद में बताऊंगा भी. 1-2 बार तो ऐसा हो गया था उसमें, बस 10 मिनट तो मैं रात को 11 साढ़े 11 शुरू करता था और सुबह 5-6 बजे तक सेशन चलता था, और लोगों ने एकदम सिर पे बिठा रखा था, मतलब ऐसा बाहुबली आया वैसे आऊंगा और सब लोग ऐसे बैठ जाएंगे, बहुत ही भारी. ये कुछ नहीं है. फिर क्या हुआ, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया. तो थोड़े टाइम बाद इन माय 3rd-4th ईयर 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमारा सुबह 9 बजे का पेपर है, ठीक है, और सुबह 5:30-6 बजे पूरा हमने सेशन खत्म किया और उसके बाद बाहर निकल रहा हूँ. फिर मैं सुबह पेपर देने के लिए बस 8 बजे निकला हूँ बाहर हॉस्टल. हमारे हॉस्टल तो कॉलेज के अंदर ही था ना. सो एक जना बाहर जा रहा है कॉलेज से, तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई, मतलब ये डर गया है क्या एग्जाम से. मैंने कहा सुन भाई क्या मतलब क्या हो गया, तू ऐसे एग्जाम रात भर बैठ के पढ़ाया तेरे को मैंने. तो बोला नहीं मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ. मैंने कहा एग्जाम देने बाहर का जा रहा है. बोले मैं इस कॉलेज का नहीं हूँ. क्या कर रहे हो तुम लोग. बोले मैं इस कॉलेज का ही नहीं हूँ. बोले मैं रात को आ जाता हूँ, हॉस्टल में रुक जाता हूँ, ऐसे ही होता है, चले जाता हूँ. बड़े ही बेशरम हो चुके हो यार तुम, ये तरीका. तो देयर वाज अ फ्रेंड, वो IELTS में था, उसके दोस्त थे इनका IELTS में एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे कॉलेज में हुआ था. क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तुमने पूरी सभा को थोड़ा इलीगल था, तुमने पूरा इलीगल कर दिया है. हे भगवान, तो बहुत तूफान. चलो अब यहां से यहां तक पढ़ो आप. 7 10 more seconds. डन है. बहुत ऑब्वियस पता चल रही थी, कुछ रॉकेट साइंस चल ही नहीं रहा है. चलो यार. यस यस, बट स्टॉक एक्सचेंज के आवर्स जो है वो तो 9 to 5 है. मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग टाइम है वो 9 to 3:15 है. तो इन्होंने यहाँ पे क्या रखा है कि यहाँ पे आपका चलेगा 9 to 5 ऑन वर्किंग डेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के वर्किंग डेज लेने, टाइम स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा लेना. 9 to 5 लिखा है. अगर ये कह देते कि अगर आपका ईबीपी मैकेनिज्म भी चलेगा स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग आवर्स पे, तो हम कह देते कि 9 to 3:30 मंडे टू फ्राइडे. और इन्होंने कहा है कि आपका रहेगा 9 to 5 बट डेज लेने आपको स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए मंडे टू फ्राइडे ले रहे हैं. काफी आसान है. यस मैम. हाँ वो तो पढ़ाना बाकी है ना मुझको, पर हाँ ठीक है आप क्वेश्चन पूछ लो. यस नहीं अपने नाम वगैरह सब कुछ आ जाते हैं. मतलब डिटेल्स के अंदर हम जो कह रहे हैं ना, कौन से पॉइंट के अंदर आप कह रहे हो, 7th का ए का 3rd ये वाला. इश्यूअर कैन प्रोवाइड डिटेल ऑफ द एलिजिबल पार्टिसिपेंट फॉर पर्टिकुलर शो. कि आज रिलायंस इश्यू कर रहा है तो ये 12 लोगों को मैंने ऑफर दिया है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, और ये 12 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इनकी बात हो रही है. वो लोग कौन कौन होंगे ऐसा, दैट्स इट. उन्हीं की बात हो रही है ना. तो वही लोग खरीदने आएंगे ना. प्राइवेट प्लेसमेंट है तो हमने 12 लोगों को दिया है. हाँ वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ये तो तय है. आज रिलायंस है, रिलायंस ने मान लीजिए 12 लोगों को ऑफर दिया है कि प्राइवेट प्लेसमेंट हम आपको करना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो इन 12 लोगों के नाम दिए जाएंगे ईबीपी को, ताकि ईबीपी रेडी रहेगा कि 12 लोग जो है ना ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब 12 में से हो सकता है 5 ही लोग करें, ये तो पॉसिबिलिटी है ही ना. कौन एक्चुअल करेगा वो बात अलग होगी. ऐसा. यस सर. हम लोग सब लोग बिड करके आ रहे हैं, बिड कौन कर रहा है कितना कर रहा है वो पता नहीं पता चलेगा, वो तो उसी समय पता चलेगा. ऐसा. और ड्यूरिंग बिडिंग पता चल जाएगा, ड्यूरिंग बिडिंग पता चल जाएगा. ऐसा है. और बिडिंग के बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, इट कुड बी एन ओपन बिडिंग और क्लोज बिडिंग.
ये चॉइस है हमारे पास में। ओपन बिडिंग का मतलब आपको एक दूसरे की बिड पता होंगे, क्लोज बिडिंग मतलब आपको एक दूसरे की बिड पता नहीं होंगे। ये इश्यूअर डिसाइड करता है कि उसको बिडिंग कैसे करवानी है। ये तो हमने ऊपर पढ़ा ही था कि बिडिंग ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जब हम पढ़ रहे थे कि आपके टर्म शीट वगैरह के प्लेसमेंट मेमोरेंडम के कंटेंट क्या क्या होंगे, उसमें अगर आप देखोगे, ये देखो इधर आओ, सी पे स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग सिर्फ 14.11 में, मैनर ऑफ बिडिंग, ओपन बिडिंग होगा या क्लोज बिडिंग होगा। ये इश्यूअर के पास चॉइस है, इश्यूअर डिसाइड करता है कि उसको बिडिंग कैसे करवानी है, उसको एकदम कट थ्रोट करवाना है। अरे बाहरों को फूल बरसाओ, आ जाओ। और आप किसी के तो साथ बैठो ना सर, बुक नहीं होगी ना आपके पास। हाँ तो एक काम करो, हाँ 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 यस, चलो यहाँ पे आ जाओ। यस यार एकदम ऐसा लग रहा है शादी का माहौल है। सुबह सुबह एक फूफाजी उठकर आए एकदम, चाय बिस्कुट कहाँ है हमारे। चलो आ जाओ कदम, यहाँ पे जा दो। सो बिडिंग कुड बी ओपन और क्लोज। यस वी कैन डिसाइड दैट कि हमको बिडिंग ओपन रखनी है क्लोज रखनी है। एकदम कट थ्रोट करना है तो हम ओपन रख सकते हैं, और हमको थोड़ा सा प्रेम से रखना है तो हम क्लोज रख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, इट विल बी एनोनिमस ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम। एनोनिमस ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम का मतलब है हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे ओपन क्लोज में बात किया, कि सबको पता चलेगा क्या कौन बिड कर रहा है। हमें अगर इसको एनोनिमस रखना है तो एनोनिमस भी रखा जा सकता है। वी हैव दैट चॉइस, हम डिसाइड करेंगे। अब बिड शेल बी बाय वे ऑफ एंटरिंग बिड इन। आप बिड को कैसे एंटर करोगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं प्राइस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूपन परसेंटेज अप टू 4 डेसिमल पॉइंट और स्प्रेड इन बेसिस पॉइंट। समझाने की कोशिश करता हूं, फोकस करना अच्छे से, कि जब भी डेट सिक्योरिटी में बिडिंग हो रही है तो ईबीपी मैकेनिज्म चल रहा है। हम रिलायंस वांट्स टू इशू 1000 करोड़ की सिक्योरिटीज। अच्छे समझो, है ना। मुझे पता है आप लोग भावनात्मक तरीके से बहुत ही एकदम उच्च स्तर पे हो, अभी मानसिक तरीके से इमोशनली यू आर वेरी ऐसा राइट नाउ इन्वॉल्व, बिकॉज अंत ऑफ द बैच चल रहा है, घर जाने वाले हो। लेकिन कंसेप्ट को एक बार अच्छे से भर लो दिमाग में, है ना। कंसेप्ट परफेक्टली होगा तो वो जीवन भर आपके साथ में रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अभी भी मैकेनिज्म है, रिलायंस वांट्स टू इशू डिबेंचर्स वर्थ 1000 करोड़, ठीक है। पीपल हैव कम हियर टू बिड। नाउ लोग कैसे बिड करते हैं, जो हमारा सबसे कॉमन बुक बिल्डिंग का मैकेनिज्म प्राइस तो होता ही है कि प्राइस बेस्ड बिडिंग कर लो, ये तो है ही है। बट ज्यादा नया आपके लिए क्या है, इट कुड बी कूपन बेस्ड बिडिंग, दैट पीपल विल बिड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि हम इतने इंटरेस्ट रेट पे इतने पैसे इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। दैट इज एन आइडिया। अनदर थिंग, स्प्रेड इन बेसिस पॉइंट, ये भी इंटरेस्ट रेट ही हुआ। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कूपन पे अगर बिडिंग कर रहे हैं, आप सब लोग डिबेंचर्स खरीदने के लिए आए हैं, तो आप ऐसे कहेंगे ना कि हम 20 करोड़ के डिबेंचर खरीदने को रेडी हैं, अगर हमें 7.5% पर एनम मिलेगा तो। कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम 50 करोड़ के डिबेंचर्स लेने को रेडी हैं, अगर हमें 8% पर एनम मिलेगा। ये हो गया कूपन। दूसरा हो गया, उन्होंने एक बेस बता दिया कि 5% से बिडिंग स्टार्ट होती है। आप बताओ कि आपको 5% के ऊपर कितना चाहिए, तो आप सिर्फ स्प्रेड की बात करोगे बिड में, कि अगर इसके ऊपर हमें 2.5% दिया तो हम 50 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, इसके ऊपर अगर हमें 3% दिया तो हम 20 करोड़ इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। सो ये और ये मोरलेस सेम ही है, स्प्रेड एंड बेसिस पॉइंट और कूपन रेट। बस स्प्रेड एंड बेसिस पॉइंट पर अगर आप बिड कर रहे हो, मतलब एक बेस इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी दी हुई है कि 5% तो दे ही रहे हैं, उसके ऊपर आपको कितना चाहिए बताओ, तो उसके ऊपर अगर आप 3% दे रहे हो, मतलब टोटल कूपन रेट क्या हो गया, 8%। ऐसा तो बिडिंग के वेरियस तरीके हो सकते हैं, बट सबसे पॉपुलर वन हियर इज गोइंग टू बी कूपन, एंड दैट टू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अभी इन्होंने क्या भारी रखा है, क्यों, आपके बिड को डिफरेंशिएट, मान लीजिए 7.5 8%, अगर लोग बिड करेंगे तो सबके तो बिड एक जैसी दिखेंगे ना, तो आपको बिड देना है 4 डेसिमल तक, 7.5018, ये इंटरेस्ट रेट आप मांग रहे हो। और किसी को लगता है कि मुझे सिंपल मांगना है तो 7.5000 भी तो कर सकता है। तो उसको जब बिड करना है तब उसका इंटरेस्ट रेट उन्हें देना है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट। उससे होगा क्या, ये अलॉटमेंट में डिफरेंशिएशन होगा ना। हमने 4 डेसिमल का बिड भी कर दिया और इसको क्लोज भी रख दिया, तो मोस्टली सबके बिड अलग अलग आ जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर 7.5001 भी करेगा, सो नाउ द कंपनी विल प्रेफर दिस ओवर दिस। ये समझ में आ रहा है, कंपनी के लिए, कंपनी के सॉफ्टवेयर के लिए तो ये कम है ना, तो उनके लिए डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है। तो अब स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टर्स भी कुछ ऐसे बिड करेंगे कि अगर उनको 7.5% चाहिए तो वो 7.4999% मांग लेंगे, ताकि अगर किसी ने एग्जैक्टली 7.5 किया होगा, उनसे ज्यादा प्रेफरेंस इनको मिल जाएगी। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया। सो बिड जब आप प्लेस कर रहे हैं तब आपको बिड भी प्लेस करना है अप टू 4 डेसिबल इंटरेस्ट रेट का। क्या बात है। तो बिडिंग किस किस प्रकार से हो सकती है, ईबीपी मैकेनिज्म में ये उन्होंने बताया। कूपन रेट से हो रही है तो अप टू 4 डेसिबल पॉइंट्स तक आपको करनी है। इसको पूरा हाईलाइट करता है। चलो अब उसके बाद में सेम चीज मैंने ऊपर बताई, बिडिंग प्रोसेस शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग, या तो कूपन के हिसाब से या स्प्रेड के हिसाब से। स्प्रेड और कूपन सेम है, ये तो आपको समझ, स्प्रेड और कूपन सेम है, बस कूपन में यू बिड पूरा 9%,
8%, 7%. स्प्रेड में यू बिडिंग ओनली फॉर द एक्स्ट्रा अमाउंट कि मुझे इतना ज्यादा चाहिए. बेस है 5, 2.5%, 3%, 3.5%. बिडिंग ऐसा चल रहा है. दोनों इफेक्टिवली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं. सर, ये जी मैम. spread में कोई लिमिट नहीं है ना कितना ऊपर कर सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है. आपने यस, 5 दिया तो मैं 5 की प्लस 10 भी कर सकती बिल्कुल सही है. अब उसमें होगा ये कि कंपनी शायद उस केस में उस व्यक्ति को अलॉट ना करे, बस सिंपल है ऐसा. तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा कंपनी के लिए. दे वुड प्रेफर द पर्सन हु हैज बिड द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट ना, बिकॉज कंपनी को तो इंटरेस्ट रेट देना है. तो यहाँ पे जिसने अगर बहुत ज्यादा बिड कर दिया है तो उसको शायद अलॉटमेंट नहीं मिलेगा. उसके बाद में आता है, क्या एक इन्वेस्टर मल्टीपल बिड प्लेस कर सकता है? द आंसर टू दैट इज यस. कि एक इन्वेस्टर मल्टीपल बिड भी प्लेस कर सकता है. इसका मतलब है मुझे टोटल 100 करोड़ का एप्लीकेशन देना है, तो मैंने कह दिया है 50 करोड़ पे 7.5% के हिसाब से, 20 करोड़ 8.5% के हिसाब से, और 30 करोड़ 10.5% के हिसाब से. तो एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति मल्टीपल बिड्स भी प्लेस कर सकता है ईबीपी मैकेनिज्म. क्या बात है. हो सकता है उसके 1-2 बिड सिलेक्ट हो जाए, तीनों ना हो. ये सब पॉसिबिलिटीज हैं बुक बिल्डिंग के अंदर. फिर आता है कि सर एक बार बिड प्लेस करने के बाद मॉडिफाई किया जा सकता है क्या? द आंसर दैट इज यस. मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ द बिड शैल बी अलाउड. आपके बिड का मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन भी अलाउड है. अब लेकिन कैंसिलेशन मॉडिफिकेशन द बिड कैन बी मेड ओनली ड्यूरिंग द बिडिंग पीरियड. उस 1 आवर के अंदर ही आपको बिड प्लेस करने के बाद मॉडिफाई कैंसिल भी कर देना. नेक्स्ट, नो कैंसिलेशन शैल बी परमिटेड इन द लास्ट 10 मिनट्स. आप ये सोचो कि हम आखिरी के 10 मिनट्स में गेम कर देंगे, नहीं कर सकता. आपको अगर कुछ भी ये करना है, अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो आप बिडिंग पीरियड में करो. 2 आवर 3 आवर का बिडिंग पीरियड है, मिनिमम 1 आवर होता है, तो आप उस बीच कर सकते हो. लेकिन आप कभी भी लास्ट 10 मिनट्स में कैंसिल नहीं कर सकते. दूसरा, अरे कैंसिल नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, बिडिंग को डाउनवर्ड्स रिवाइज कर देते हैं कि हमने 25 करोड़ का बिड प्लेस किया है, लास्ट 10 मिनट में कैंसिल तो अलाउड नहीं है, तो हमारे 25 करोड़ को कर देते हैं हम 2000 रुपीज. तो ये इफेक्टिव कैंसिलेशन ही हो गया ना. तो ये कह रहे हैं इन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द बिडिंग पीरियड ओनली रिविजन अलाउड वुड बी फॉर. अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो वो भी अलाउ कैसे करेंगे? डाउनवर्ड रिविजन ऑफ कूपन और स्प्रेड, और अपवर्ड रिविजन मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइस, और अपवर्ड रिविजन इन टर्म्स ऑफ बिड साइज. अब इसका मतलब समझो, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत तूफान है. इफेक्टिवली वो कैंसिलेशन को अलाउड नहीं कर रहे. शांत मन से थर्ड पॉइंट को पढ़ो, देखो समझ में आ रहा है क्या. एक्सप्रेसली उन्होंने किस किस टाइप का मॉडिफिकेशन अलाउ किया है. मैं अगर आपको समझाना चाहूं, उधर देखना, वो आपको पीछे बढ़ने नहीं दे रहे, लेकिन वो आगे बढ़ना अलाउ कर रहे हैं. देखो उसको ध्यान से. पैकिंग करना चाहते हो? ऑप्शन भी नहीं है जान. हे भगवान. हाँ, आज ही की है ना? हाँ सेटिंग आज की है ना. थोड़ी सी पैकिंग बाकी है सर. चलो लो मजे ले, है ना. ध्यान रखो अपना. यस 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 सर, गॉड ब्लेस यू. ए यारा, ये लाइट ले, पैर में मत छूना. ए पैर मत छूना. ए पागल क्या? ए फूफा जी, नहीं 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 नहीं, पैर मत. पागल क्या करते? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. यस यस यस, ऑल योर्स. ध्यान रख यार अपना, है ना. और मजे से रहे, है ना. और मैं बताया बच्चों को आप आए थे, कल याद आई थी मुझे आपकी. सर मैं क्या कल लेक्चर ही नहीं लिया. क्या हो गया? आपने कल लेक्चर ही नहीं बताया सर ने. आप भी लेट आए? आपके आने के पहले बात हुई. हाँ, कल मैं शाम को किसी और काम से रेलवे स्टेशन गया था, तब याद आ रही थी इसलिए. नहीं नहीं, चल ध्यान रखो ना भाई. ऑल द बेस्ट buddy. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. यस टेक केयर. हैप्पी जर्नी. हे भगवान, सुधांशु रो देगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, भाग. ध्यान रख अपना. नहीं. चलो पढ़ाई पे ध्यान देंगे यार. हे भगवान. चलो मुंडे. यस. चलो. यस यारो, कहां पे थे? ये तीनों समझे आपने? ये आपको आगे बढ़ने देंगे बट पीछे नहीं बढ़ने देंगे. इसका मतलब क्या समझना? डाउनवर्ड रिविजन ऑफ कूपन और स्प्रेड, ये आपकी बिड एक्सेप्ट होने की संभावना को बढ़ाने वाले हैं. समझ रहे हैं क्या? आपका इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो. आप इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हो मतलब तो आपकी बिड सिलेक्ट होने की संभावना बढ़ रही है ना. दूसरा, अपवर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ प्राइस, कि अगर बिड प्राइस बेस है और आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो भी आपकी बिड सिलेक्ट होने की संभावना बढ़ रही है. एंड अपवर्ड रिविजन इन टर्म्स ऑफ बिड साइज. ये इन्होंने एकदम घर पे पापा में बात करते हैं ना, वैसी है कि हमारे मन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है.
तो फिर वो गिनाते तुम्हारे मन का ये हो सकता है तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, पर वो तो हम चाहते नहीं है ना। सो ये क्या कह रहे हैं कि इन लास्ट 10 मिनट्स यू कैनॉट कैंसिल, सो देन इन लास्ट 10 मिनट्स कैन वी मॉडिफाई, उनका यस यू कैन मॉडिफाई बट you can increase the interest rate, you can decrease the interest rate, increase the price bid और increase the bid amount। तो ये कैसा कैंसिल कर पाएंगे हम फिर? तो ये कह रहे हैं लास्ट 10 मिनट्स में किसी प्रकार से आप कैंसिल भी नहीं कर सकते और इफेक्टिव कैंसिलेशन करने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं होगा। बहुत तूफान, वेरी स्मार्ट। ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया? हाँ नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, प्राइस पे भी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकता है। प्राइस पे बिडिंग तो आपको पहले से पता है, जैसे कि शेयर्स पे बिडिंग होती है प्राइस की, वैसे ही डिबेंचर भी चाहे तो प्राइस पे बिड कर सकता है। वो तो ट्रेडिशनल, मतलब जैसे शेयर्स इश्यू होंगे तो जैसे बिडिंग होगी, वैसे ही हम डिबेंचर्स के ऊपर भी बिडिंग मंगवा सकते हैं कि आप लोग अमाउंट के हिसाब से बिड करो। लेकिन वो तो हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ पे नया और ज्यादा यूज तरीका होता है कूपन बेस्ड बिडिंग, जिसके अंदर हम कह देते हैं कि इश्यू प्राइस तो 100 ही होगी और आप लोग बिड करो कि कितने इंटरेस्ट रेट पे यू वांट टू पार्टिसिपेट इन, ऐसा। तो पॉपुलर वन इज इंटरेस्ट रेट यहाँ पे, बाकी प्राइस को लेके तो सेम जैसे आप शेयर्स में पढ़ते हो एग्जैक्टली वैसे ही हम डिबेंचर्स भी इश्यू कर सकते हैं। हम डिबेंचर्स में कह देंगे कि हम 8% पर एनम का इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप बताओ कि आप कितने में डिबेंचर लेने को रेडी हो। फिर लोग बिड करेंगे कि हम 105 में लेने को रेडी है, 106 में लेने को रेडी है, 102 में लेने को रेडी है, ऐसा भी हो सकता है। तो प्राइस बेस्ड बिडिंग हो तो सकती है, नया है कि कूपन बेस्ड बिडिंग। यस सर, प्राइस पर डिबेंचर। इमेजिन करो मैं रिलायंस हूं, मैं 1000 करोड़ के डिबेंचर्स इशू करना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि मैं इंटरेस्ट रेट दूंगा आपको सिर्फ 3% का, 3% का इंटरेस्ट दूंगा और 5 साल के बाद रिडीम करके आपको फेस वैल्यू वापस 100 रुपीज वापस दे दूंगा। तो आज आपको कुछ पैसे देने, 5 साल तक एवरी ईयर आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल का 100 रुपीज वापस मिल जाएंगे। तो आज आप इसके लिए 100 रुपीज देने को रेडी भी नहीं होंगे, क्योंकि इसका मतलब है आज हम 100 रुपीज देंगे, एवरी ईयर हमको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल का 100 रुपीज वापस। क्या मतलब है? 6-7% तो हमें एफडी में मिल रहा है। सो यू वुड बिड एट 70 रुपीज 80 रुपीज, कि हम इस डिबेंचर को तो सिर्फ 70 रुपए देने को रेडी है, कि 70 रुपीज देंगे, एवरी ईयर 3% का इंटरेस्ट लेंगे और 5 साल का 100 रुपीज लेके जाएंगे, चलेगा। तो यू कैन बिड एट 70। तो वैसा भी हो सकता है। दूसरा केस, रिलायंस कह रहा है कि आई विल गिव यू इंटरेस्ट एट 15% पर एनम और 5 साल के रिडीम होकर आपको आपका फेस वैल्यू 100 रुपीज वापस मिल जाएगा। अब इस 100 रुपीज फेस वैल्यू के डिबेंचर के लिए आप कितना देने को रेडी हो? कोई व्यक्ति उसके लिए 110 भी देने को रेडी होगा कि मैं अगर अभी 110 दे रहा हूं तो मुझे एवरी ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है 15% का। तो बिड जो है वो प्राइस बेस्ड तो हो ही सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली 10 में से 8 जगह पे बिड होगी कूपन रेट बेस्ड। जब कंपनी कह देगी कि 100 रुपीज का डिबेंचर है, अभी 100 में ही देंगे, 5 साल बाद भी आपको फेस वैल्यू 100 वापस मिल जाएगी, आप बताओ आप कितना इंटरेस्ट रेट हमसे चाहते हो। फिर अगर इंटरेस्ट रेट पे लोग बिड करेंगे 7%, 7.5%, 8.5% और फिर हम बुक बिल्डिंग के मैकेनिज्म से आएंगे। समझ में आ रहा है? सूरत समझा? वंडरफुल। मैं एक बार इस पूरे को कंप्लीट करता हूं फिर बात करता हूं। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना पॉसिबल ही नहीं है, आप समझो ना। 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि ईबीपी पे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। 3 प्लेटफॉर्म है और उसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला ईबीपी है, तो ईबीपी को समझते हुए चलते हैं। कभी उन्होंने कोई लीडिंग क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें 1 आवर 9 to 5 ये सब ध्यान रहना चाहिए। इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिकली होता है। यस, इसके प्लेटफॉर्म पे हम क्यों नहीं जा सकते, क्यों हम नॉर्मली इसको देख नहीं सकते? क्योंकि पब्लिक इशू नहीं है ना। ये कैसा हो रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट, इसलिए इतना पॉपुलर नहीं है, न्यूज में नहीं आता ज्यादा, पब्लिक नोटिस नहीं आता इसके, इसलिए पॉपुलर नहीं है। बाकी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। चलो अब उसके बाद अब बहुत इजी पॉइंट है, बस देखना एक बार। जो भी ऑडिट होगा उसका एक ऑडिट ट्रेल होगा। ऑडिट ट्रेल का मतलब है आपके पूरे रिकॉर्ड्स होंगे जिसको आप चेक कर सकते हो। All bids made in a particular issue shall be disclosed on EBP in the following format. जितने भी bids प्लेस होंगे वो इस प्रकार से दिखते हैं आपको। कूपन प्राइस और स्प्रेड, मतलब आपने बिड कैसे किया है। हम कूपन का एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति ने कहा है उसको दे दें 7.511%, ये उसने बिड किया है कि ये इंटरेस्ट रेट मुझे चाहिए। अमाउंट वो कह रहा है इसके ऊपर मैं 100 करोड़ के डिबेंचर्स लेने को रेडी हूं, और क्यूमुलेटिव अमाउंट इन डिमांड, ये तो क्यूमुलेटिव मतलब ए बी सी डी ऐसे हर एक की डिटेल्स आएंगे और क्यूमुलेटिव कितना आ रहा है। तो इस प्रकार से बिड्स दिखेंगे, जैसे कि 1000 करोड़ के डिबेंचर्स इशू कर रहा है रिलायंस, 4000 करोड़ के बिड्स आ चुके हैं, तो क्यूमुलेटिव में दिखेगा कि 4000 करोड़ के बिड आ चुके हैं और हर एक व्यक्ति ने कितने इंटरेस्ट रेट पे कितने का बिड किया है, तभी तो बुक बिल्डिंग होता है। उसके बाद में अलॉटमेंट एंड सेटलमेंट अमाउंट। अब कैसे होगा अलॉटमेंट, ये आ रहा है। अभी तो बिडिंग के प्रोसेस पे थी, अब देखो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि बिडिंग होगा 9 to 5 में, सबके बिड आ चुके हैं, 1 आवर के लिए ओपन होगा। अब सबके बिड्स इस प्रकार से दिखेंगे। अभी बात करें अलॉटमेंट पे।
ऑल द बिड्स शैल बी अरेंज्ड एज पर प्राइस टाइम प्रायोरिटी। बिड्स को हम सिलेक्ट करेंगे प्राइस टाइम प्रायोरिटी पे। प्राइस टाइम प्रायोरिटी क्या कहता है? जब हम शेयर इश्यू करते हैं, कंपनी वुड वांट टू टेक द मैक्सिमम मनी फर्स्ट, जिससे सबसे बड़े अमाउंट का बिड किया है उसको पहले सिलेक्ट करते हैं, तो उसको जमा ही ऐसे कर देते हैं प्राइस बेस पे कि सबसे पहले किसका बिड सिलेक्ट करेंगे? हाईएस्ट, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट। उसको टाइम प्रायोरिटी इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए कभी दो लोगों ने सेम प्राइस पे बिड किया, तो जिसने बिड पहले प्लेस किया उसको ऊपर रख देंगे, तो हमारा पूरा बिड बनेगा प्राइस के बेस पे। लेकिन अगर दो लोगों का प्राइस सेम है तो उसके अंदर आ जाएगा टाइम के बेस पे, प्राइस टाइम प्रायोरिटी। इस हिसाब से पूरा लिस्ट बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो अगर 10 लोगों ने बिड किया है, तो जिसने सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे बिड किया है उसका नाम सबसे पहले, बुक बिल्डिंग में सबसे पहले सिलेक्ट भी तो हम उसी को करेंगे, तो उस लिस्ट पे बेस पे कर देते हैं। वहीं अगर कूपन रेट के बेसिस पे होगा, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले जिसने हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट बिड किया उसको लेंगे या लोएस्ट? तो फिर वहां पे ऐसा जमाएंगे हम कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे जो बिड कर रहा है उसको इस सीक्वेंस में लाएंगे, और दो लोगों ने अगर सेम इंटरेस्ट रेट पे बिड किया तो जिसने पहले बिड किया है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज टर्म्ड एज प्राइस टाइम प्रायोरिटी। अब दो प्रकार से अलॉटमेंट हो सकता है, सब लोगों का ध्यान स्क्रीन पे, बड़ा मजेदार टॉपिक है। या तो हो सकता है यूनिफॉर्म यील्ड अलॉटमेंट, या हो सकता है मल्टीपल यील्ड अलॉटमेंट। याद आ रहा है क्या? या तो एक कंपनी ये कह सकती है कि जो कट ऑफ आया है उस कट ऑफ रेट पे ही हम सबको अलॉटमेंट करेंगे, देन इट विल बी यूनिफॉर्म। और वहीं अगर कोई कह देता है कि हम तो नहीं, जिसने जितने पे बिड किया है हम उसी पे अलॉट करेंगे, तो उसे कह देंगे मल्टीपल यील्ड मेथड। आर वी अंडरस्टैंड? चलो, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं, कहां से आया ये। फ्रेंच और डच, ये दो मेथड कहते हैं। यूनिफॉर्म यील्ड या यूनिफॉर्म अलॉटमेंट को कहा जाता है डच मेथड, और जो मल्टीपल यील्ड है इसे कहते हैं फ्रेंच मेथड। तो डच मेथड इज कि हम सबको सेम अमाउंट पे अलॉटमेंट करेंगे, कट ऑफ लाएंगे और जो कट ऑफ रेट होगी उसी पे सबको अलॉटमेंट करेंगे, ये होता है डच मेथड। और फ्रेंच मेथड होता है जिसमें कहते हैं कि नहीं, जिसने जितने पे अलॉटमेंट, जिसने जितने पे बिड किया है उसको उतने पे ही अलॉटमेंट कर देंगे। इंडिया में हम क्या यूज करते हैं आईसीडीआर में? डच, गधों, क्योंकि यहां पे होता है यूनिफॉर्म, हम करते हैं अलॉटमेंट सबको एट द सेम प्राइस, कट ऑफ प्राइस पे तो सबको अलॉटमेंट करते हैं। बट आपको डच या फ्रेंच याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो जनरल नॉलेज के लिए है, बट इसको याद रखने का बहुत अच्छा मेमोरी टेक्निक है। देखो, यूनिफॉर्म और मल्टीपल तो आपको समझता है, सबको अगर हम सेम अमाउंट पे देंगे शेयर, सेम रेट पे देंगे तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म, और सबको अगर अलग 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 प्राइस पे अलॉटमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा मल्टीपल। सही है? इनका अगर मैं एब्रिविएशन बना दूं तो क्या बन रहा है? डीयू। ये तो सबने सुना है ना, यू नहीं, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू। और ये भी हम सबने सुना है एफएम, एफएम, एफएम। एफएम मतलब एफएम, सुनने वाला एफएम, ये फाइनेंस मिनिस्टर वाला एफएम, बहुत ही इजी है। और इसको अगर आपने कभी भी ऐसा उल्टा कर दिया तो गेम हो जाएगा। उल्टा कोई मत करना, क्योंकि अगर उल्टा कर दिया ये तो फिर भी सह लेंगे हम। तो इसके लिए इसको कभी भी उल्टा करने का नहीं। तो आपको अपने जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रख लेना है कि भैया हमारे लिए तो यूनिफॉर्म और मल्टीपल दो मेथड है, और शेयर्स में तो हम इंडिया में यूनिफॉर्म मेथड यूज करते हैं। यूनिफॉर्म मेथड को कहा जाता है डच मेथड डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मल्टीपल मेथड को कहा जाता है फ्रेंच मेथड एफएम। दोनों वर्ड्स बहुत अच्छे बनते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। चलो आते हैं हम लोग पढ़ाई के ऊपर। जब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम उनको यूनिफॉर्म यील्ड पे भी अलॉटमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल पे भी। यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि हम एक कट ऑफ लेकर आएंगे और सब लोगों का अलॉटमेंट करेंगे एट द सेम कट ऑफ। कितना आसान है। और मल्टीपल का मतलब ये हो जाएगा कि हम उनको जिसने जितने पे बिड किया है उसको उतने पे ही अलॉटमेंट कर देंगे, ये हो जाएगा मल्टीपल मेथड। सब लोग साथ में समझ में आ रहा है? सूरत पक्की बात? चलो मैं एक एग्जांपल भी ले लूंगा। प्राइस टाइम प्रायोरिटी को अगर हम कूपन रेट के हिसाब से बिडिंग हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे? यील्ड टाइम प्रायोरिटी। बस ध्यान रखना कि जब प्राइस टाइम प्रायोरिटी की लिस्ट बनेगी तो जिसने सबसे बड़े अमाउंट पे बिड किया है वो पहले आएगा और वो इस ऑर्डर में जाएगा। लेकिन अगर यील्ड टाइम की चल रही है तो जिसने सबसे लोएस्ट बिड किया वो पहले आएगा। आप कंपनी के आउटलुक से सोचो ना, कंपनी तो अलॉट करना चाहेगा एट द लोएस्ट, तो वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आ जाएगा, उसको कहते हैं यील्ड टाइम प्रायोरिटी। बहुत ही भारी एकदम। यूनिफॉर्म और मल्टीपल की बात बोलिए। चल अब अगर मैं आ जाता हूं एंकर के ऊपर, सब बने रहना एकदम आराम से। एंकर 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 एंकर। चल
एंकर पोर्शन कि सर यहां पर भी एंकर का फंडा आ सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। इन टर्म्स ऑफ ईबीपी ऑल्सो देयर कैन बी कंसेप्ट ऑफ एंकर। अब एंकर पोर्शन के बारे में कुछ बात हो रहा है एकदम आराम से। अलॉटमेंट टू एंकर इन्वेस्टर विल बी डन एट द फेस वैल्यू प्राइस एट द कट ऑफ रेट। तो यूनिफॉर्म ही हो रहा है, मोस्ट लाइकली हम वैसे ही मान के चल रहे हैं। एंकर को अलॉटमेंट होगा कट ऑफ प्राइस पे और फेस वैल्यू पे, ठीक है सर। इश्यूअर विल डिटरमिन द एंकर इन्वेस्टर। इश्यूअर डिसाइड करेगा कौन कौन एंकर इन्वेस्टर है। इश्यूअर में कीप टू डिसाइड अ पोर्शन फॉर एंकर इन्वेस्टर। जैसे कि अगर हम, आपको याद होगा आईसीडीआर क्या करता है, यहां पे आईसीडीआर का कोई लेना देना नहीं है, बट आपने आईसीडीआर पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं। आईसीडीआर क्यूआईबी के पोर्शन का 60% एंकर के लिए रख देता है। यहां पे ऐसे कहने कि आपका मन है वैसा रखो, कि आपका जितना मन है उतना आप एंकर इन्वेस्टर के लिए साइड में रख सकते हो, बट दिस पोर्शन शेल नॉट एक्सीड 30% ऑफ द इश्यू साइज। आपको जितना एंकर के लिए रिजर्व करना आप कर लो, लेकिन ये 30% ऑफ इश्यू साइज से ज्यादा होना नहीं चाहिए। द पोर्शन ऑफ एंकर इन्वेस्टर विल नॉट बी अवेलेबल एट ईबीपी। जो एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन है वो ईबीपी पे नहीं आएगा। फिर वो जैसे आपका पहले ट्रेडिशनल मेथड था, पर्सनल नेगोशिएशन, पर्सनल बैठ के करना, आप वैसे ही करोगे। एंकर इन्वेस्टर के लिए आप पोर्शन रख सकते हो, बट वो ईबीपी के बाहर हो जाएगा। बट इश्यूअर हैज टू डिस्क्लोज द एंकर इन्वेस्टर पोर्शन अलोंग विथ एंकर इन्वेस्टर कि किसको आप कितना अलॉट कर रहे हो। तो यहां पे एंकर इन्वेस्टर का कंसेप्ट उतना बड़ा नहीं जितना हम आईसीडीआर में पढ़ते हैं। 10 करोड़ ये वो सब कुछ नहीं है यहाँ पे। यहां पे इनका कहना है कि वी विल ओनली डिसाइड, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, इधर आओ। वी विल ओनली डिसाइड कि हमें एंकर इन्वेस्टर किसको कंसीडर करना है। ये डिसाइड हो गया सबसे पहले कि एंकर इन्वेस्टर किसको डिसाइड कर रहा है, किसको कंसीडर कर रहा है, वो कर लिया सर कि ये एंकर इन्वेस्टर है। उसके बाद हम उनके लिए पोर्शन भी साइड में रख सकते हैं विच कैन नॉट एक्सीड 30%। ये एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन ईबीपी मैकेनिज्म पे आता नहीं है, और एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट कर देते हो आप कट ऑफ पे, फेस वैल्यू पे, खत्म। तो यहां पर एंकर इन्वेस्टर का कोई कंसेप्ट है ही नहीं प्रैक्टिकली, जितना हम लोग आईसीडीआर में पढ़ते हैं वैसा। यहाँ पे हमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि हमें कैसे फंक्शन करना है। आप गेटिंग सम आइडिया? चलो मैं बाहर की आवाज देख के आता हूं। चलो अब सुनना बहुत अच्छे से। आपको पहले इधर ले आता हूं, फिर लेके जाता हूं। प्रोसेस फ्लो ऑफ सेटलमेंट, इसको इस प्रकार से पढ़ो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। इस पे अरे दे कैन नॉट आस्क यू क्वेश्चन लाइक दैट ओनली कि आप ईबीपी कैसे होगा सब कुछ पढ़ाओ। हमने सिर्फ ये कंसेप्ट पढ़ा है ताकि अगर कभी भी हमको किसी एक टॉपिक पे पूछ ले, स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो हम हैंडल कर पाए, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझो प्रोसेस फ्लो ऑफ सेटलमेंट कि अगर ईबीपी पे कोई भी ट्रेडिंग हो रही है तो प्रोसेस फ्लो कैसे होगा सेटलमेंट का, पूरे कंसेप्ट को बहुत सुंदरता से चार्ट में ले लिया है। सबसे पहला जो भी इन्वेस्टर है, ठीक है, देखो यहां पे इन्वेस्टर है, पार्टीज को देख लो पहले। ये है हमारा इन्वेस्टर, ये क्यूआईबी हो सकता है, नॉन क्यूआईबी हो सकता है, नॉन क्यूआईबी इनवाइट बेसिस पे आता है। दूसरा ये हमारा इश्यूअर हो गया, और इश्यूअर की साथ में कौन हो गया हमारा आरटीए। सही बात है, कहीं कोई परेशानी की बात ही नहीं, लाइफ बहुत आसान है। अब आता हूं, इन्वेस्टर विल हैव टू फर्स्ट डू सम पेन टू द एस्क्रो अकाउंट। उन्हें एस्क्रो अकाउंट के अंदर पेन करके रखना होगा कि ये पैसा है। बहुत अच्छे समझना, ये पेन उन्होंने कर दिया स्टेप 1। स्टेप 2 यहां पे अब जैसे उन्होंने पेन कर दिया है, पेन के साथ में उनके बिड्स भी आ चुके हैं। ए, इन्वेस्टर हैज मेड अ बिड एट ईबीपी। ईबीपी ने इस बिड को दे दिया है टू द कंपनी, कंपनी या फिर कंपनी के आरटीए, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, उनके पास आ चुका है। अब कंपनी ने बैठ के बुक बिल्डिंग कर दिया पूरा। बुक बिल्डिंग से पता चल गया किस किस को अलॉटमेंट हो रहा है, किस किस को रिजेक्शन हो रहा है। उन्होंने अलॉटमेंट लिस्ट ईबीपी को दे दी। ईबीपी इन्फॉर्म कर देता है कि सर आप 15 लोगों ने अलॉटमेंट एप्लीकेशन किया था, उसमें से ये 8 लोगों को इस कट ऑफ प्राइस पर अलॉटमेंट हो रहा है, तो ये अलॉटीज को इन्फॉर्म कर दिया है। बहुत ही सिंपल हो गया। अब जब हमने लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट दे दी है, उसके बाद में एस्क्रो अकाउंट, उसके बाद में भी हम कंपनी क्या करेगी, सिक्योरिटीज उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी कि डिबेंचर्स ये 8 लोगों के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तब तक भी पैसा एस्क्रो अकाउंट के अंदर ही है, और एक बार सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो गई है, उसके बाद में एस्क्रो अकाउंट से पे आउट ऑफ फंड्स होकर कंपनी को मिलेगा। दिस इज ईबीपी मैकेनिज्म पे बिडिंग। जरूरत से ज्यादा आसान, जरूरत से ज्यादा आसान। रुक जाओ, देखते हैं यहां पे जो हमने पढ़ा एकदम अच्छे से सिंपल। सबसे पहला स्टेप था हमारे इसमें पेन करना है। सिंपल है, हर एक व्यक्ति को पेन करना होगा। पेन ऑफ फंड्स थ्रू एस्क्रो बैंक अकाउंट ऑफ इश्यूअर। तो सबसे पहले आपको इश्यूअर के एस्क्रो अकाउंट के अंदर सिक्योरिटीज को पेन करना होगा। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक अकाउंट जो टेम्पररीली बनता है, जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनता है, ठीक है सर। अगर वो पर्पस कंप्लीट नहीं होता है, कुछ भी नॉन कंप्लायंस होता है, तो पैसा आगे ट्रांसफर नहीं होगा। सबसे पहले आपको इश्यूअर के एस्क्रो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं।
The paying of funds towards the issue of EBP shall be permitted either through clearing corporation or through escrow bank account of all the issuer of an issuer. An issuer in its PM बोले तो placement memorandum shall disclose the manner of paying of funds so chosen and details thereof. The process of paying of funds by investor and payout to the issuer can be done either on T+1 or T+2 day, where T day is the issue day and the same shall be disclosed by issuer in the PM. इसको हम T+1 या T+2 पे रख सकते हैं. इसका मतलब है जैसे अलॉटमेंट हुआ उसके एक दिन में इश्यूर को पैसे मिल जाएंगे या 2 दिन में मिल जाएंगे, ये हम रख सकते हैं. हमें कैसा रखना है? तो स्टेप 1 अगर हमारा होता है वो है पेइंग ऑफ फंड्स टू एस्क्रो बैंक अकाउंट ऑफ इश्यूअर, कि आपको सबसे पहले अपने पैसे को एस्क्रो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है. ठीक है. नॉन फुलफिलमेंट ऑफ पेइंग ऑब्लिगेशन बाय अलॉटीज एंड एंकर इन्वेस्टर, अगर उन्होंने पेइंग ऑब्लिगेशन कंप्लाई नहीं किया है, they are debarred from accessing the bidding platform across all EBP for a period of 30 days. अगर कोई भी व्यक्ति ने पेन ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं किया है तो उसको 30 डेज तक किसी भी और इश्यू के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा. मान लेते हैं कि कोई QIB है, वो करते ही यही है कि अलग अलग कंपनीज का इश्यू आता है और वो अलग अलग कंपनीज के इश्यू के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो चुका है कि उन्होंने कहीं भी पेन ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं किया, वो 30 डेज के लिए हो जाएंगे डिबार. In case of 3 instances of non-fulfillment of paying obligation, अगर कोई व्यक्ति ने एक बार डिफॉल्ट किया तो उसको हम 30 डेज के लिए रिजेक्ट कर रहे थे, डिबार कर रहे थे. अगर कोई व्यक्ति ने 3 बार डिफॉल्ट कर दिया है across all EBP by clients for whom an arranger has bid, then such arranger shall be debarred from accessing the bidding platform on any EBP for a period of 7 days. इसमें और इसमें डिफरेंस है, सुनना बहुत अच्छे से. फर्स्ट पॉइंट कहता है एज अ क्लाइंट आपने पेन ऑब्लिगेशन को कंप्लाई नहीं किया कि पैसा भरने का ड्यू डेट था, आपने पैसा नहीं भरा है, तो आप 30 डेज के लिए डिबार हो जाएंगे. आप 30 डेज तक ईबीपी प्लेटफॉर्म पे कोई भी कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ये हो गया. दूसरा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं एक अरेंजर हूं, मेरे अगर 3 क्लाइंट्स ने डिफॉल्ट कर दिया, मेरे अगर 3 क्लाइंट्स ने 3 इंस्टेंसेस हुए जो मेरे कॉमन क्लाइंट्स थे, क्लाइंट अलग अलग होगा भले. In case of 3 instances of non-fulfillment of paying obligation across all EBP by clients for whom an arranger has bid, मैं अरेंजर हूं और मैंने 3 क्लाइंट्स से नॉन कंप्लायंस कर दिया, एज एन अरेंजर मैं 7 डेज के लिए डिबार हो जाऊंगा. इसका लॉजिक क्या समझना? एक क्लाइंट का डिबार होना इज इजी, एक क्लाइंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा. अरेंजर का डिबार होना इज ह्यूज. अरेंजर डिबार हो गया तो इतने सारे जो लोग हैं कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा. उसके आप समझो एक ब्रोकर, एक शुभम सुक्रेजा को डिबार कर दिया कि स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. ये एक बात हुई. एक हमने मोतीलाल ओसवाल एंजल ब्रोकिंग HDFC को डिबार कर दिया कि उसके सारे क्लाइंट्स डिबार हो जाएंगे. दैट इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी ह्यूज, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर कोई भी एक क्लाइंट का नॉन कंप्लायंस हुआ 30 डेज के लिए बंद है, लेकिन अगर 3 नॉन कंप्लायंस हुए एक अरेंजर के क्लाइंट्स के, कॉमन चीज हूं मैं उसमें, तो मुझे 7 डेज के लिए डिबार कर देंगे, विच इज ह्यूज. आता फिर उन्होंने प्रोसेस फ्लो बताया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फटाफट से. सबसे पहले सक्सेसफुल बिडर, जो सक्सेसफुल बिडर है, ये सक्सेसफुल बिडर का मतलब है जिन जिन का नाम लिस्ट ऑफ अलॉटी में आ रहा है इन द वे, विल मेक पेन ऑफ फंड्स. आपको पेन ऑफ फंड्स उसके बात करना है. भरोसे पे दुनिया का है. यहां पे ये वैसा नहीं है. ये सुनना, एक और चीज बहुत भारी बताता हूं, नहीं इधर आ जाओ, पागल हो जाओगे. पब्लिक इश्यू में क्या होता है, आपको बोलते हैं पहले पैसा दो, आप पहले पैसा देते हो, फिर पैसा आजबा के मेथड से आ जाता है, फिर कंपनी लिस्ट ऑफ अलॉटी निकालती है. सही है? अरे पर ये नॉर्मल लोग थोड़ी ना है, ये तो QIB टाइप के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं. इनसे हम पहले पैसे नहीं मांग रहे हैं, पहले वो बिड कर रहे हैं, पूरी बिड में उनका अलॉटमेंट हो चुका है, फिर हम उनसे पैसे मांग रहे हैं. तो ये तभी तो उन्होंने अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए तो डिफॉल्ट है. अदरवाइज कोई व्यक्ति अगर टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है तो डिफॉल्ट क्यों है? ठीक है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा. वो पार्टिसिपेट कर चुका है, उसको सक्सेसफुल बिडर की लिस्ट में हमने इंक्लूड कर लिया है, फिर वो पैसे नहीं दे रहा है, इसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं. तो यहां पर लोगों को सक्सेसफुल बिडर का मतलब है कि हम लोग वो उनके भरोसे पे लिस्ट ऑफ अलॉटी में उनका नाम आ रहा है, फिर हम उनको बोलते हैं पेन ऑफ फंड्स करो. पेन ऑफ फंड्स करो, एस्क्रो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, कंफर्मेशन टू RTA दे दीजिए, RTA रिकंसाइल करके कि सबको मिल चुके हैं क्या. इश्यूअर विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन थ्रू RTA, मतलब आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आपके डिबेंचर्स पहुंच जाएंगे. RTA देन विल इशू इंस्ट्रक्शन टू द एस्क्रो बैंक अकाउंट टू रिलीज द मनी. अब यहां आओगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. पूरी क्लास का 100% फोकस यहां पे. अब आप सब कुछ समझ जाओगे. हाईलाइट करना है हमें वो पार्ट 30 डेज का डिफॉल्ट और 7 डेज का डिफॉल्ट, अदरवाइज तो सब कुछ चार्ट में कवर हो जाएगा. स्क्रीन पे ध्यान. कभी भी अगर ये स्टेप हो चुका है, इन्वेस्टर ने बिड प्लेस की EBP पे, EBP ने सारी बिड्स दे दी कंपनी को,
कंपनी ने बैठ के उसको अलॉटमेंट लिस्ट बनाई, अलॉटमेंट लिस्ट दे दी ईबीपी को, ईबीपी ने इन्फॉर्म कर दिया कि तुम 8 सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स हो, नाउ यू हैव टू पे इन द फंड्स टू एस्क्रो। दे हैव टू एंश्योर कि फंड्स का पेन होना चाहिए। फंड्स का पेन जैसे ही हो गया है, उसके बाद देखना स्टेप 2 रिकंसाइल पे लिखा है। जैसे ही फंड्स का पेन हो चुका है, अब कंपनी बैठ के रिकंसाइल करेगा कि हाँ सारे पैसे टोटल आ चुके हैं, एंड पैसे आ चुके हैं, कंपनी उनके डिबेंचर्स को कर देगा उनके डीमैट अकाउंट में अलॉट। एक बार अलॉट कर दिया, फिर अलॉटमेंट का लिस्ट लेके जाएगा, हे एस्क्रो अकाउंट, उनके डीमैट अकाउंट में गए, जो पैसे आए वो हमको दे दो, फिर स्टेप 4 के अंदर पैसे जाएंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपको एक्चुअली ये पूरा चार्ट समझ गया, तो हमको सिर्फ इन चीज का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति ने सिलेक्ट होने के बाद में पैसे नहीं दिए तो उसको 30 दिन के लिए डिबार कर देंगे, और अरेंजर के साथ ऐसा हुआ है अगर कभी भी, तो अरेंजर के 3 नॉन कंप्लायंस पे उसको 7 दिन के लिए डिबार कर देंगे। अरेंजर का ऐसा हो रहा है, मतलब अरेंजर बहुत गलत इंटरप्रिटेशन दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, कह रहे तुम बिड तो कर लो, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। नहीं, 3 लोगों का नॉन कंप्लायंस हुआ है, अरेंजर को 7 डेज के लिए डिबार कर देंगे। जबरदस्त, बहुत ही भारी। आर वी अंडरस्टैंड? हाईलाइट कर लो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, सर्कल वर्कल को नहीं, और इस पार्ट को एक बार रीड भी करो। इस पार्ट का मतलब जो इसमें हाईलाइटेड पार्ट है, देखो समझ में आ रहा है ना? 30 डेज का डिपार्टमेंट और 7 डेज का डिपार्टमेंट, तूफान एकदम। हेलो, अगर ऐसे इसमें ट्रेडिंग होती है, लाइक कंसीडर होता है, तो फिर मल्टीपल में जाने में बहुत दिक्कत आती है। मल्टीपल करते ही नहीं है लोग जनरली। मल्टीपल क्यों करेंगे? मल्टीपल से क्या होता है, लोगों का भरोसा उठ जाता है। आज आप इमेजिन करो, आई एम हियर टू सेल 10 टी-शर्ट्स, और अगर मैं वो हर एक को बिड अमाउंट पे दूंगा तो अगली बार कोई बिड नहीं करेगा, लेकिन अगर हर एक को मैं यूनिफॉर्म पे दूंगा तो वो बिड करेंगे। अरे गौतम, आप ही से मिलने आ रहा था, आपको कुछ क्लास में जरूरत है क्या? क्या करना है? चुका कहां कहां डालना है मुझे बताओ गौतम। बाकी सब जगह हो गया क्या? सिर्फ ये क्लास में बाकी है। उसका कुछ स्मेल वगैरह होगा या कुछ नहीं है? कर लो आप तुरंत। हाँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी। यस, ओके। ये सब मत पूछो, नहीं ये सब नहीं पूछ सकते। ये आपको क्या पंचायत है इस चीज को लेकर? आप समझो कि एक पूजा हुई है और वो सब यहाँ पे लग रहा है, आप जबरदस्ती की बात है। यू श्योर अबाउट इट क्या? नहीं 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 नहीं, तो यू थिंक, एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, गधे हो आप लोग फिर। नो नो, कोई ब्रेक नहीं दिया। चलो आ जाओ, आपको रीडिंग टाइम चाहिए था। यस वी विल। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हो गया है ये पूरा तरीका हो गया, दिस इज हाउ प्रोसेस फ्लो चलता है। इसके बाद में अगर मैं आपको लेके चलता हूँ विड्रॉल ऑफ एफर्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे लेके चलता हूँ। चलो, एंड देन हमें आना है बेनिफिट्स पे। रुक जाओ, आपको यहां से उल्टा लेकर आता हूं। 14 पॉइंट
फोकस हियर। हम लोग यहाँ पे 9th पॉइंट तक पढ़ चुके हैं, अब हम यहां से उल्टा आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है ईबीपी आर डायरेक्टेड टू, जो भी ईबीपी प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर, दे आर डायरेक्टेड टू व्हाट, कंप्लाई विद द कंडीशंस एंड दे नीड टू हैव नेसेसरी सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ भी उनको इंश्योर करना है, आप हाईलाइटिंग कर लो बस साथ में, यू हैव टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द कंडीशन, कि जो भी कंडीशन उन पे रखी है ईबीपी में आने के लिए, वो कंडीशन से उनको कंप्लाई करना है, एंड दे नीड टू हैव नेसेसरी सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत आसान। सीसा ऑडिट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सीसा ऑडिट इज सिस्टम्स ऑडिट, यस, कि आपका सिस्टम ऑडिट होता है बहुत अच्छे से, और ये करने के लिए लास्ट लेक्चर में पूछा क्वालिफिकेशन में, तब सीसा डीसा बोला था, ये वही है। तो यू नीड टू डू, यू एनी एंटिटी ईबीपी प्लेटफॉर्म जो चला रहा है, ईबी प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय ईबीपी शैल बी सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय सीसा एटलीस्ट वंस अ ईयर, कि वंस अ ईयर आपको सीसा ऑडिट, एक सिस्टम्स ऑडिट करवानी होगी, ठीक है। चलो यहां पे स्टार मार्क कर लो कि साल में एक बार सीसा ऑडिट करवानी है। चलो अब आता है ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ऑफ ईबीपी, कि ईबीपी की है क्या ऑब्लिगेशन। अभी तक तो हम इश्योर की बातें कर रहे थे, अलॉटमेंट की, ईबीपी की क्या ऑब्लिगेशन है, वापस सेम चीज, इनको इंश्योर करना है दैट दे प्रोवाइड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग बिड। ये जो हम 1 आवर के लिए ओपन कर रहे हैं, आपको लगता है ये लोग फिजिकली रूम में थोड़ी ना बैठते हैं, तो क्या वो मूवी देखी आपने ओम जय जगदीश, नहीं देखी क्या, बहुत अच्छी बात है। चलो तो आप समझो कि ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे और शायद सब लोग ऐसे बिडिंग करेंगे, ऐसा आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है, डजंट वर्क दैट वे। सब लोग अपने अपने कंफर्ट लेवल पे हैं और ये एक ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म है, तो ईबीपी एज अ प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए फॉर प्लेसिंग बिड, ताकि इश्यू अगर 1 आवर के लिए भी ओपन होता है तो 1 आवर में रिक्वायर्ड पीपल कैन प्लेस देयर बिड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी इजी। EBP needs to have necessary infrastructure to support that। पता चला लोग बिड करने के लिए आ रहे हैं और EBP का इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, और यहाँ पे वही चल रहा है, दीपक 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 दीपक, हमें सुन पा रहे हो, दीपक दीपक, लगता है दीपक की लाइन कर चुके। तो ये नहीं होना चाहिए ना प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे पीपल ट्राइंग टू प्लेस बिड और बिड ही प्लेस नहीं हो रही है, तो they need to have necessary infrastructure, obvious सी बात है। They have to ensure that placement memorandum, term sheet and all the related information should reach to the eligible participant। आप याद करो, हमने ऊपर एक टॉपिक पढ़ा है कि EBP पे अगर कोई इश्यू आ रहा है तो इश्यूअर को इश्यू ओपन होने के 1 घंटे पहले सारे पार्टिसिपेंट की डिटेल दे देना। बिल्कुल सही बात है। ईबीपी की जिम्मेदारी है कि उनसे कंफर्म कर ले कि आपको इश्यू रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि बिडिंग के टाइम पे देयर आर 15 पीपल पार्टिसिपेटिंग, उनमें से 10 पीपल हैव गॉट एडिशनल इंफॉर्मेशन, 5 पीपल हैव नॉट गॉट इट। तो ईबीपी विल एंश्योर कि सब तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। ईबीपी विल आल्सो एंश्योर देयर इज एडिक्वेट बैकअप डिजास्टर मैनेजमेंट रिकवरी सिस्टम। वही बात कि अरे यार ये बिडिंग चल रही थी तो हमारे यहाँ लाइट चली गई, सब लोग वापस बिड करो। क्या वापस क्या बिड करो? 1 टाइम होता है बिडिंग सिस्टम। तो यू नीड टू हैव एडिक्वेट बैकअप डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ कि आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, इंटरनेट बैकअप, ये सब होना चाहिए। वो कोविड में आप बच्चे घर से लेक्चर अटेंड करते थे क्या? हाँ, यस। तो तब आपने कोई मैसेज लिखा होगा, नो वाईफाई नो लेक्चर, यस यस। तो ये थोड़ा ना हो सकता है ऐसा कि आपको बिडिंग सिस्टम आ रहा है और उस दिन आगे नो वाईफाई नो बिडिंग टुडे। You need to have some backup, your company, your EBP, your platform, ये उसी की बात करें कि आपके पास ये सब होना चाहिए। साथ ही साथ you need to ensure safety, secrecy and integrity of data, कि जो भी डेटा है वो सेफ रहे, उसकी इज्जत आबरू गरिमा महिमा मेंटेन रहे। क्योंकि मान लीजिए आप ये सोचो कि आज आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हो, ठीक है ना, ये आपका वीडियो कॉल चालू है, पिंकी पैंकी, मेरा मोबाइल नहीं है, ठीक है, बहुत सुंदर है ये पर मेरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद मान लो वीडियो कॉल चल रहा है, सामने वाले व्यक्ति को लग रहा है कि आप ही उससे बात कर रहे हो और उसको ये पता ही नहीं है कि इस फ्रेम के बाहर यहाँ पे 12 लोग खड़े जो देख सकते हैं कि चल क्या रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है तो ये पूरा का पूरा आपका पर्पस डिफीट कर देगा ना सीक्रेसी वगैरह का। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिडिंग में पूरा सीक्रेसी रहे। अब इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूं। मान लीजिए मैं एक इश्यूअर हूं, मैं इश्यूअर के यहाँ काम करने वाला कंप्लायंस ऑफिसर हूं, कोई ऑफिसर हूं, मुझे तो सबके बिड्स दिख रहे हैं, भले ये क्लोज बिड है तो भी। तो आई शुड नॉट डू दिस कि मैं कॉल करके किसी और बिडर को बता दूं कि इतने इतने अमाउंट के बिड्स आए। जो आपने सुना होगा करप्शन गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है कि जो क्लोज बिड आते हैं वो पहले से पता चल जाते हैं कि ये 4 करोड़ के बिड है, तो पीपल बिड फॉर 4 करोड़ 15 लाख, तो उनका बिड सिलेक्ट हो जाएगा। ये सब नहीं होना चाहिए। तो जो भी डेटा है उसकी सेफ्टी, सिक्रेसी और इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, स्पेशली व्हेन एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो हैकिंग वगैरह भी हो सकती है। यू हैव टू एंश्योर कि सब चीजें गरिमा महिमा के साथ रहे। उसके बाद में ये सब आपको अपडेट करना है अपने वेबसाइट पे, सारी इश्यू रिलेटेड डिटेल्स ईबीपी की वेबसाइट पे होनी चाहिए। ईबीपी का ऑपरेशनल प्रोसीजर स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। ऐसा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए मतलब ये नहीं कि आप गब्बर नहीं है कि वो जब भी किसी को पकड़ के लाएंगे फिर गब्बर डिसाइड करेगा क्या करना है, कि आज मैकेनिज्म हो रहा है तो आज क्या करेंगे, आज हम 45 मिनट्स के लिए ऐसे करेंगे, आज वेडनेसडे तो आज तो हम ऐसा करेंगे। इट डजंट वर्क दैट वे। यू कैन नॉट बी आर्बिट्ररी।
हर इशू का जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाना चाहिए, ऑपरेशनली स्टैंडर्डाइज। एसओपीज जिसको हम कहते हैं कि आप स्टैंडर्ड ऑफ एक फिक्स आप बना दो कि कोई भी इशू होगा वो इसी तरीके से होगा, सारे इशू इसी तरीके से होंगे, ये और क्या, सबके हाथ पकड़ के खेलो कि सब लोग कोऑर्डिनेट करो साथ में, यू नीड टू कोऑर्डिनेट अमंग ईच अदर, बाकी सब चीजें बेसिक है, सब जनरल। ईबीपी shall ensure that bidding is done in the manner specified। इससे फुद्दू लाइन कभी लाइफ में पढ़ी क्या, देखो क्या सीखा, कुछ भी नहीं। ईबीपी shall ensure that bidding is done in the manner, ये क्यों लिखते क्यों, इसको काट दो, यहाँ पे कुछ भी लिख रखा है ऐसा, फिर वही के टाइम पे सब एक काटो मत आप लोग। एंड यू टू एंश्योर, ये बहुत भारी है, एच पॉइंट ऐसे ही डिस्कस करें हम टॉपिक एंड की तरफ, ये वाला। द ईबीपी shall provide a facility to the eligible participant to define the limit range within which quotes may be placed from its user interface to avoid फैट फिंगर एरर। फैट फिंगर एरर क्या होता है, सुना है क्या? आते हैं यहाँ पे, व्हाट आर फैट फिंगर एरर्स, ये तो बहुत कॉमन स्लैंग है, ये इन्होंने तो ले लिया है। फैट फिंगर एरर क्या होता है, आपके साथ कभी हुआ होगा कि आप कोई चीज टाइप कर रहे हो, आप यू वांट टू क्लिक ऑन यू बट वो टी क्लिक हो रहा है, स्पेशली आप ऐसे सुबह नींद में होते हो वैसा तो आप क्लिक क्यों हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू क्लिक ऑन सम अदर अल्फाबेट बट सम अदर अल्फाबेट गेट्स क्लिक्ड, इसे कहते हैं फैट फिंगर एरर। फैट फिंगर एरर, क्या आप किसी और पे क्लिक कर रहे हो, क्लिक कुछ और हो रहा है। ये यहां पे कैसा हो सकता है समझना, मान लीजिए हमें बिड करना था, हमें बिड करना है 100 करोड़ और वो जीरो हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हमने से 4-5 बार, अपने पापा में करते हैं ना कभी कि कुछ बटन काम नहीं करता तो उसको ऐसे 25 बार दबा देते हैं ऐसा, तो उन्होंने क्या किया, उसको 4-5 बार दबा दिया, वो हमारा 100 करोड़ 1000 करोड़ से हो गया 10,000 करोड़, और हमें ऐसे दबा के बिड प्लेस बिड प्लेस बिड प्लेस, और 100 करोड़ की जगह 1000 करोड़ की बिड प्लेस हो जाए, इसे कहेंगे एक फैट फिंगर एरर। तो कभी भी ऐसा ना हो उसके लिए आप खुद के लिए एक रेंज सेटअप कर सकते हो, जैसे कि जब शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी एक रेंज ऑलरेडी सेट है, आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते, उसके बाहर जाओगे तो वो डिफॉल्ट मतलब वो एरर हो जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका फैट फिंगर एरर ना हो तो आप वहां पे एक रेंज भी सेट करके रखो कि इसी रेंज के बीच में आपकी बिड शुड बी एक्सेप्टेड, इसके बाहर अगर कभी आ रही है तो वो सामने वाले को समझ जाना चाहिए कि आपका दिमाग खराब हो चुका है और हमारे सॉफ्टवेयर ने उस बिड को आगे भेजना ही नहीं चाहिए। तो इफ यू वांट यू कैन सेट सर्टेन लिमिट्स आल्सो। रीड दिस पॉइंट एक बार देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम में तो नहीं पूछ सकते हैं सब कुछ फैट फिंगर एरर वगैरह, बट हाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रीड द एच पॉइंट। सही है, तो हम हमारे लिए लिमिट्स सेट करके रख सकते हैं कि अगर ये लिमिट सेट कर रखिए तो उसके अलावा जो भी होगा दैट इज फैट फिंगर एरर। आई थिंक देयर शुड बी अनदर एरर, द इवनिंग एरर। क्या आपको कुछ लोगों को ऐसा बोल देना चाहिए फोन करके कि सुन ना, रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मेरा कोई भी मैसेज आए तो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, वो हो जाएगा एक इवनिंग एरर कि इवनिंग में अगर भावुक होगी किसी ने कुछ मैसेज किया है तो उसकी, आप कुछ कहना चाहते हो इसके अंदर? नहीं। सर आई एम जस्ट सेइंग फैट फिंगर एरर का मतलब ये है कि आपसे अगर एरर ही हो रहा है तो आप उसको रियलिस्टिक मत मानो ना ऐसा। यस, आप अपना क्या यहाँ पे मैम कहना चाहते हो? वो क्या होता है आउटिंग एरर? गरिमा महिमा। चलो हम यहाँ पर आते हैं। यस, हाँ, that's how people say stories. Shut up. Yes. चलो यहाँ पर आते हैं हम लोग। अब सब कुछ हो चुका है, आईबीपी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ये एक दो टॉपिक इनका कोई सेंस नहीं है बट एक बार पढ़ जरूर लेते हैं, स्पेशली इसके अंदर विड्रॉल ऑफ ऑफर बाय एन इश्यूअर। इश्यूअर ने आज ऑफर दिया, ठीक है, और वो अगले दिन सुबह के मैसेज कर रहा है कि हमने जो भी कहा है वो भूल जाओ, तो ऐसा कह सकते हैं क्या? दीदी डर गई। सो विड्रॉल ऑफ ऑफर बाय एन इश्यूअर, ऐसा हो सकता है क्या? यहां पर आते हैं, चलिए। एन इश्यूअर, इधर आओ, कोई बात नहीं। एन इश्यूअर एट इट्स डिस्क्रेशन मे विथड्रॉ द इश्यू प्रोसेस एट एनी टाइम, तो कभी भी इश्यू को विड्रॉ कर सकता है। मैंने कहा था कि इस दिन इश्यू ओपन होने वाला है 1 आवर वगैरह से मैं विड्रॉ कर सकता हूं। However, subsequent to such withdrawal, एक बार विड्रॉ कर लिया है, the issuer shall not be allowed to access any of the EBP platform for a period of 7 days। क्या आप बात बोला है? क्या आप एक बार तो ये कर सकते हो, क्या आपने मैसेज किया, कह दो आप, फिर नहीं, फिर आप अगले 7 दिन तक ब्लॉक रहोगे, ऐसा है। तो 7 days तक you are not allowed to access the platform। A withdrawal from the issue process shall imply withdrawal of the total issue including anchor portions, मतलब पूरा इश्यू आपने विड्रॉ कर लिया। If the issuer withdraws from the issue before any of the reasons as outlined below,
because of any of the reason as outlined below, the restriction mentioned in the above paragraph shall not be applicable. आप कभी भी चाहो तो अपने इश्यू से विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ करोगे 7 डेज के लिए आप डिबार टाइप्स हो जाओगे, आप यूज नहीं कर सकते ईवीपी मैकेनिज्म, ठीक है सर। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई कारण से अगर आप कभी भी इश्यू को विड्रॉ कर रहे हो तो आपका 7 डेज के लिए डिबार भी नहीं होगी। क्या मतलब लॉजिकल ये पॉइंट है कि तीनों में इश्यूअर की गलती नहीं होगी। तो अगर इश्यूअर को खुद की गलती के कारण अगर वो विड्रॉ कर रहा है, खुद के मन से विड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में 7 डेज के लिए डिबार्ड है। लेकिन अगर कोई ऐसे कारण है जो उसके कंट्रोल में नहीं है तो शायद उसको डिबारमेंट नहीं लगाएंगे। इश्यूअर इज अनेबल टू रिसीव द बिड्स अप टू द बेस इश्यू साइज, कि भैया हमें 1000 करोड़ का इश्यू करना था, बिड्स ही 500 करोड़ क्या है, तो हमें तो विड्रॉ करना ही पड़ेगा ना, इसमें हमारी क्या गलती है। अगर हमें, जैसे कि हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन ही हो चुका है तो हम तो विड्रॉ करेंगे इसे, पहला केस। दूसरा, बिडर्स हैव डिफॉल्टेड, द बिडर हैज डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। याद करो यहां पे तो पहले बिड दे देते हैं, बाद में पेइंग करना होता है। अगर कोई पेइंग ही नहीं कर रहा है तो हमें फिर भी विड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पे भी हमारी क्या गलती है। कट ऑफ यील्ड इन द इशू is higher than the estimated cutoff yield disclosed to EBP where the base issue size is fully subscribed। याद करो शुरू में हमें एक एस्टिमेटेड कट ऑफ यील्ड देते हैं, अब उसका सेंस क्या बहुत अच्छे से समझना है। मैं एक इश्योर हूं एंड एज एन इश्योर आई एम सेइंग कि 9% इज द एस्टिमेटेड कट ऑफ यील्ड, बाकी आप लोग बिड करो, जो कट ऑफ आएगा उस पर हम अलॉटमेंट करेंगे। लोगों के बिड आए और कट ऑफ आया 8.75%, तो मैंने एस्टिमेटेड 9 बोला था, 8.75 पे आया। आई एम ऑब्लिगेटेड to take their money and give them interest at the rate of 8.75. However, अगर मैंने estimated cut off yield दिया था 9% का, सबके bids आए और cut off आ रहा है 9.5%, I can decide to withdraw the issue altogether। कि मैंने तो कहा था 9% तक मैं देने को रेडी हूं, 9.5 है, नहीं भैया नहीं होगा, विड्रॉ करना चाहता हूं। तो एक व्यक्ति 3 केसेस में विड्रॉ कर सकता है और उसके ऊपर 7 डेज का ये ब्लॉकिंग भी नहीं लगेगा। कब? पहला केस ये हो गया कि अंडर सब्सक्रिप्शन है, आया ही नहीं, इश्यू साइज ही नहीं आया। दूसरा केस है हमने जो एस्टिमेटेड बोला था उससे ज्यादा आगे इंटरेस्ट रेट नहीं कर सकते। और सेकंड हो गया कि हम तो अलॉटमेंट करने को तैयार हैं लेकिन सामने जो बिडर है वही पे इन नहीं कर रहा है। इन 3 केसेस के अंदर द इश्यू कैन बी विड्रॉन और उसके ऊपर 7 डेज का ब्लॉकिंग भी लगेगा नहीं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इन 3 केस में स्ट्रिक्टली इश्यूअर अपने मन से विड्रॉ नहीं कर रहा है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि उसको विड्रॉ करना पड़ रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? चल यहां से यहां तक ये पूरा एक बॉक्स में डाल लो और स्टार ले लो, एक बॉक्स में डाल दो, स्टार मार्क कर लो, एक बार रीड भी कर लो, देख लो समझ में आ रहा है क्या। बहुत आसान है, कोई भी व्यक्ति अगर विड्रॉ करेगा तो 7 दिन के लिए उसकी बजाई जाएगी, लेकिन अगर इन 3 कारणों से वो विड्रॉ कर रहा है तो उसकी बजाई नहीं जाएगी, उसकी गलती क्या है ऐसा। और तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इजीली याद रह जाएंगे, ऐसा नहीं कि याद रखने के लिए बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा। क्या अभी गुड हियर? चलो यस, गणेश जी हैं, गणेश जी के भाई का नाम क्या है? उनकी सवारी क्या है? मोर। बहुत तूफान में। नॉर्थ इंडिया में हम लोग गणेश जी को बहुत पूछते हैं, साउथ इंडिया साइड कार्तिकेय भगवान को बहुत पूजा जाता है, वहां पे कार्तिकेय का एकदम ऐसा दीवानापन है। आप देखोगे लिटरेसी में भी, इंटेलिजेंस में भी साउथ इंडिया से ज्यादा लोग माने जाते हैं। लिटरेसी रेट तो हम सबको पता ही हो, तो एक प्रूफ ही है। देयर आर लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल जो भी देखो दे फ्रॉम साउथ इंडिया। तो ट्रेडिशनली ऐसा है, कार्तिकेय भगवान को माना जाता है कि वो पहले स्क्रिप्चर्स राइटर थे, उनके पहले कोई नहीं था, मतलब वो सबसे पुराने हैं। ऐसा जब भी देखो उनके हाथ में पंख वगैरह वो सब भी दिखेगा। यहां तक कि जो वास्तु या कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी आर्किटेक्ट, ये सब के अंदर सबसे पहले से जो आए वो कार्तिकेय भगवान है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति को अगर पढ़ाई रिलेटेड आशीर्वाद चाहिए
कि भाई मुझको मैं मुरुगन, आई थिंक उन्हीं का दूसरा नाम है ना, यस उन्हीं का दूसरा नाम है, साउथ इंडिया में उनके मंदिर मुरुगन के नाम से रहते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को ऐसा है ना कि मतलब कुछ एकदम आईएएस आईपीएस रैंक ये वो एकदम कुछ अकेडमिकली जाना है, तो पीपल से कि इफ यू पीपल एज एन ग्रंथों के हिसाब से अगर आप उनको पूछते हो तो वो आपका अचीव हो जाता है। कितनी तूफान चीज है। तो आज से क्या भगवान चेंज ऐसे नहीं, तो इट डजंट वर्क। बट हमारे ये जो भारत की समय बहुत ही भारी है इस मामले में, उन्होंने इतना स्पेसिफिक दे रखा है कि आप मतलब एक भगवान है, नाम का मेरा प्रॉब्लम है इसके, भगवान विश्वकर्मा भगवान करके, ये किनको कौन इनको पूछते हैं, आर्किटेक्ट जो घर बनाते हैं वो, ये उन्हीं के भगवान है। ऐसा है कि मतलब सो तो कहने का मतलब इतना है कि इतना पर्टिकुलर इतना स्पेसिफिक हो चुका है कि एंड ट्रेडिशनली कैसा था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी उन्हीं को पूछती थी बिकॉज उनका जो बिजनेस है वो उससे पूरा कनेक्टेड था। माय गुडनेस, उन लोगों का खैर वो तो बहुत ज्यादा अब चेंज हो गया, पहले लोगों का सरनेम उनके काम के हिसाब से ही था ना ऐसा, और फिर वो अब चेंज होते 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 आगे बढ़ते, पहले सरनेम्स यूज्ड टू बी बिकॉज ऑफ द पॉइंट टू द वर्क वैसा। तो कितना भारी है। तो जिनको भी लगता है कि पढ़ाई की तरफ जाना है, कार्तिकेय भगवान तूफान, और इसमें शिव जी को एक एक्सेप्शनल माना जाता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का है, मतलब कोई भी, मतलब वो यूनिवर्सल हो गया कि कोई भी प्रकार का इशू है तो यू कैन देन गो टू शिव जी और वो हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो द यूनिवर्सल आंसर इज कंसिडर्ड एज शिव जी, और अदरवाइज हर के अंदर आपको किस प्रकार की परेशानी उसको देखे। एक और है, उनका नाम ए से आता है, जो बीमारी रिलेटेड है, किसी को अगर बीमारी का बहुत ज्यादा होता है, नहीं वो भी होंगे, लेकिन एक भगवान आते हैं ए से, नाम का प्रॉब्लम है उनको, ऐसा कि जो व्यक्ति बीमार रहता है बहुत ज्यादा, वो व्यक्ति उनको पूजे तो चीजें ठीक हो। कितना स्पेसिफिक करके दिया हुआ है, माय गुडनेस जी, ये सब है। अरे एकदम तूफानी, क्या गजब है, गजब मतलब कितना, मतलब हम बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि कितना कुछ दे रखा है। हे भगवान, तो आप लोग आज से कार्तिकेय की वो पूजा अर्चना चालू कर दो, बेस्ट है यार। यस यू कैन प्रिज्यूम इट दैट वे। बहुत ही तूफान है, बहुत ही तूफान है। और उसमें शिव जी की एक अलग ही महिमा है, ऐसी मानी जाती है, ऐसा कि वो किसी भी प्रकार के परेशानी को खत्म कर सकता है। जैसे कि जिन भी लोगों को शनि वाला डर वाला लॉजिक होता है वो हनुमान जी करते, कितना जबरदस्त है भाई, तूफान है ऐसा। और आई थिंक जितना ऐसा हिंदू स्कल्पचर में वैसा ही आई थिंक दूसरे रिलीजन्स में भी रहता होगा, मतलब आई थिंक क्रिश्चियंस का अपना रहता होगा, मुस्लिम्स का अपना, सिख्स का अपना रहता होगा, वो बहुत चीजें रहती होगी, बट कितना डीप है यार, कितना डीप है। हे भगवान, तूफान है। चलो ईवीपी खत्म हो रहा है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात लिखी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। इश्यूअर को क्या क्या करना है, आरटी को क्या क्या करना है। इश्यूअर को एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एस्क्रो के अंदर ही तो हमारे सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स पैसे देंगे। परफेक्ट। उसके बाद में हमें डिटेल्स ऑफ एस्क्रो देना पड़ेगा जिसके अंदर पेन आएगा। जबरदस्ती के पॉइंट देखिए, आपने सुबह से उठ के क्या क्या किया, मैं सुबह से उठ के एक बार में किचन में गया था, फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने चॉपिंग की है, उसके बाद मैंने सब्जी बनाई। तो आपने इफेक्टिवली सब्जी तो बनाई है, उसको आप डिवाइड क्या कर रहे हो काम करने से। तो ये वैसी बात हो रही है कि आप एस्क्रो अकाउंट ओपन करोगे, फिर एस्क्रो अकाउंट की डिटेल्स दोगे अपने सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, ताकि वो आपको पैसे ट्रांसफर कर सके। और जैसे ही पैसे ट्रांसफर कर लोगे, आप उनके डीमैट अकाउंट में क्या कर दोगे, सिक्योरिटीज को क्रेडिट। ये हमारे सेटलमेंट वाले टॉपिक में ऑलरेडी कवर्ड है, ऐसा ब्यूटीफुल। फिर आता है आरटीए क्या करेगा। आरटीए को रिकंसाइल करने का काम दिया हुआ है। आरटीए रिकंसाइल करता है कि भैया ये जो पेन में आए हैं सब लोग जो सिलेक्टेड है उनका पेन हो चुका है या नहीं। उसके बाद में वो इंस्ट्रक्ट करेगा एस्क्रो बैंक अकाउंट को टू रिलीज फंड्स, कि हे एस्क्रो, हमने सबके अकाउंट में डीमैट भी कर दिया सिक्योरिटीज, आप फंड्स को रिलीज कर दो। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इंटीमेट टू ईडीपी कि भैया हमारा पूरा इश्यू कंप्लीट हो चुका है। ये पूरे टॉपिक में कुछ है ही नहीं पढ़ने का, क्यों इसको नहीं कर रखा है, बिकॉज ये ऑलरेडी हमारे सेटलमेंट वाले टॉपिक के अंदर ये कवर हो जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ईबीपी। ईबीपी एज ए टॉपिक जो है ना, लेंथी बहुत है। उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन इट इज जस्ट कि दे कैन नॉट आस्क यू क्वेश्चन लाइक दैट। तो ईबीपी पे एग्जाम में क्वेश्चन आना काफी कठिन है, लेकिन फिर भी हम इसको ईमानदारी से पढ़ते हुए चलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं फटाफट से, पहले प्लेटफॉर्म क्लोज करेंगे, फिर आपको एक छोटा सा ब्रेक भी दे देंगे। पढ़ाई हो चुकी है प्लेटफॉर्म्स की। 3 प्लेटफॉर्म है हमारे करिकुलम के अंदर। एक है ओबीपीपी, छोटू सा है 2 पेज का। फिर आता है क्लास में आरएफक्यू, छोटू सा है 2 पेज का, ये बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद में हमने पढ़ा 2016 का ईबीपी, इसको लेकर उन्होंने बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। ईबीपी होता कुछ भी नहीं है,
कंपनीज इश्यूअर जब डिबेंचर्स, डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स इश्यू करते तो पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट भी करते थे, ये कभी ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको ला चुके हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप करो, ईबीपी प्लेटफॉर्म पे, यहां पे बस सब लोग देख सकते हैं कि आप कैसे अलॉटमेंट करें। अलॉटमेंट अभी भी हो रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट मोड से ही। अच्छा, देखते हैं आपने सब चीजें हाईलाइट कर ली है। अगर सब चीजें हाईलाइट कर ली तो बात खत्म हो जाएगी। ये ईबीपी में आओ, ये हाईलाइटेड है क्या, चेक करो फ्राउड से। 14.11 कर लो अच्छे से, जिसका भी कुछ हाईलाइटेड नहीं है। अगर आपको एनसीआरपीएस देख के याद आ जाता है तो मत लिखो, और जिसको लगता है कि मुझे याद नहीं आएगा वो लिख लो वहां पे नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये डन है, कर लो यूपी आराम से, जो भी कर रहे हैं आप भी कर लो। ये कौन सा कलर है? ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। चल डन है। हाँ हाँ, हम तो ऐसे शाम को सोडा पीने के लिए मिले ना, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है ना, बातें चल रही है, मारो टी शर्ट, थारो टी शर्ट, ये वो। गधों, मेरे मुंह से आप कुछ भी ज्यादा रीजनल लैंग्वेज नहीं सुनेंगे, क्योंकि मुझे आती नहीं। क्या हो गया? घर पे मैं बात ही कम करता हूँ। ये रिकॉर्ड हो रही है, पर हम टा 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 चलो किसको? I keep my life super private. Yes. Yes. चलो हाईलाइट हो चुका है। हाँ क्या? नहीं तो इट हैज बीन केप्ट वेरी प्राइवेट। ऐसा सिर्फ एक ही ब्रिज है जो इंफॉर्मेशन इधर से उधर हो सकती है, वो है मनोज। उसके अलावा कोई ब्रिज नहीं है, कोई भी नहीं है ना, और कहीं किसी। ये सर आदेश करो। क्या करूं? 5 मिनट बच्चों को ब्रेक देता हूँ, फिर मान लो तो इजी हो जाएगा ना आपके लिए। उसका स्मेल रहेगा ना फिर यार। यार ऐसे क्या करें यार, ये आज ही करना है अपन को यार। चलो मैं करता हूँ, सुनो ना। चलो ठीक है, मैं 5 मिनट ब्रेक देता हूँ एक बार बच्चों को, ठीक है? यस चलो बंदो। अब समझ में आया। और जैसे ही आपको पता चला आपको खांसी आना चालू हो गई, मैं सही में कि अभी तक आपको कुछ नहीं था, जैसे ही पता चला पेस्ट कंट्रोल। क्या है ये एक्टिंग? चलो हाईलाइट हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। कह रहा डन है। चलो यस, इसको भी हाईलाइट कर लो। कितना साइकोलॉजिकली वो है। हाँ हाँ, मैंने पता चला ना, जैसे ही आपको पता चला कि पेस्ट कंट्रोल हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। I told you about a doctor also, ना? Then my Jan ka friend, there was a doctor in Pune. He used to go him for anything. He used to give the same 3-2 medicines, और वो सही भी हो जाता था। सेम मतलब तो दवाई से पूछना क्या हुआ, हाँ ये लेके जाओ, ऐसा बोल दिए तुम सब सही भी हो जाता था। It's all psychological. बहुत भारी है। चलो यार, yes 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 yes. Okay. नहीं गणपति। हाँ हाँ, तो यहाँ पे गणपति एकदम ऐसा बहुत बड़े मैग्निफाइड लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है एकदम। तो इंस्पायर कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज करनी है तो वो इसी के पहले करता है, तो अभी सब चीजों को जो बेस्ट कर सकते हो। आपने कल परसों देखा नहीं होगा, ये ऑफिस को ऐसे क्लीन कर रहे थे जैसे कि मतलब घर में रिश्ते वाले आने वाले हैं। एकदम ऐसा सोफा वोफा सब क्लीन हुआ है भाई, और गणपति यहीं बैठते हैं। यस यस यस, चलो यस, हाईलाइट इट अप, यप कंप्लीट इट अप। तो क्या कर सकते हो भगवान का, अपन क्या करेंगे? क्या होगा? हाईलाइट करना रह गया क्या? ठीक है, ये कर लो पहले, फिर मैं पीछे करता हूँ।
डन है? यस, जल्दी सी यस पीपल, लेट्स डू इट। हो गया साइड भी सब हो गया। डन है? वंडरफुल। और जिसको डेसिबल वगैरह में थोड़ा लगता है वहां पे एग्जांपल लिख दो आगे। 7.5108, बहुत बढ़िया। हमें हमारी कमजोरी पता होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। हाँ 50,000 का 5%, 25 रुपए, 250 रुपए। चलो, इज इज डन? यस ये गधे आप हाईलाइट क्यों नहीं करते हो? ये तो फिर तो ठीक है। नहीं है बेशर्म। आप अच्छे ध्यान रखना, जो समरी नोट्स और हाईलाइटिंग है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के एक दिन पहले पूरा नहीं पढ़ पाओगे, यही काम आएगा आपको। एग्जाम के एक दिन पहले रोना आ जाएगा। चलो, यस, डन है? कर लो आराम से, कर लो बच्चों, कोई बात नहीं। यस, तो लेके जेब में रख लो ना, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? जब आपको 3 लोग हाईलाइटर दे रहे हैं, ले तो लो। कर दूंगा। नहीं चाहिए। अरे क्या बात है, ऐसे तो नहीं लेंगे हम, ऐसे तो नहीं लेंगे। चलो, इसे डन? चलिए, यस, अच्छा है, बेस्ट है। तो अगर 2-3 ये लाए तो आप लेके सामने विनय को बेच दो ना कि उन्हें इसके बदले में 4 पेन दे दो, इजी क्लिक। चलो, डन है? यस। ये विड्रॉल का पूरा बॉक्स बना के स्टार मार्क। यार कैसे होगा? क्या हो गया? फर्स्ट डे ना आज तो, फर्स्ट डे का फर्स्ट मतलब एकाशना। इस साल ये मेरे साथ चल रहा है। ध्यान रखो करो, 1 डे का इज गुड फॉर हेल्थ। हाईलाइट कर लो फटाफट से ये पार्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूं। चलो, इज इट डन? डन है? चलो, नहीं, यस, चलिए, इज इट डन? यस, चलो गुंडे। अब ईब सुनो तो, हाईलाइट दिस ऑल्सो, बेनिफिट्स ऑल्सो। बेनिफिट्स हमने रीड नहीं किए, पर हाईलाइट करो इसको एक बार, बिकॉज बेनिफिट्स ऐसा है जो आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है और आप पढ़ सकते हो। अभी पढ़ेंगे हम, लेकिन आपको मेरी जरूरत नहीं है इतना पढ़ने के बाद में। बेनिफिट्स नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगली बार से मैं थोड़ा वो नहीं होता है क्या? कर तो दिया है आपने। उसकी जो मैंने स्टोरी बताई थी आपको, जिनके एक एक मोती गायब हो रहे थे, शिशुपाल, भूल गए आप शायद, तो वैसे ही एक एक करके खत्म हो रहा है। ये सारा बेनिफिट्स में देखो, आपको मेरी जरूरत नहीं है। पहला, ट्रांसपेरेंट। ईबीपी आने के पहले होता वही था, बट क्या नहीं था? ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर प्राइस डिस्कवरी थ्रू एनोनिमस बिडिंग। तो प्रोसेस वैसा ही है, बट अब क्या कर दिया इसको? ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट, डिसेमिनेशन ऑफ बिडिंग डेटा। पहले जो पूरा बिडिंग होता था वो पब्लिकली पता ही नहीं चलता था कि बिडिंग हो रहा है, अब सबको पता चलता है, ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट, मल्टीपल बिडिंग एट डिफरेंट यील्ड। जैसे कि मैंने बताया ना, एक व्यक्ति मल्टीपल बिड्स भी सबमिट कर सकता है। पहले ये कैसे हो सकता था? जब अपन बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मेरा एक मन है जो 25 करोड़ ऐसा, एक मन ऐसा। इट डजंट वर्क दैट वे। तब तो सिंपल वन स्टेट डील होती थी। और लास्ट आ गया, अलॉटमेंट का डेटा वेबसाइट पे सबको मिल जाता है। मैं अगर इसको वन वर्ड में बोलूं तो चारों पॉइंट का मतलब एक ही है, क्या? ट्रांसपेरेंसी। कि पहले होता वही था लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब मुझे ऐसा लगता है ईबीपी पे अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो ऊपर का पूछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना काफी कठिन है। कंसेप्ट अच्छा है, स्ट्रक्चर करना कठिन है, तो उनके लिए इजी हो जाएगा कि चलो बेनिफिट्स पूछ के खत्म कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स को याद जरूर कर लेना है। पॉइंट एक ही है, ट्रांसपेरेंसी, डिसेमिनेशन, पब्लिक अवेलेबल डेटा, मतलब तो ट्रांसपेरेंसी हुआ ना। और हमने इसके पर्पस भी पढ़ा है कि ईबीपी को लाया ही क्यों है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? या लाइफ इज वेरी इजी।
चलो खेलो को तो ऐश करो, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, या बाय बाय। नहीं, break